अगर हम गोल्ड को सिक्योर नहीं कर सकते और हमें किसी मुल्क के अटैक का डर है तो हम अपना न्यूक्लियर कैसे सिक्योर कर रहे हैं? अब एनर्जी का मतलब ये है कि जिसके पास एनर्जी अबंडेंस होगी वही एआई को लीड करेगा। सही और लेस कास्ट मतलब कास्ट भी इसका कम हो। चाइना ने वेनेजुएला और ईरान दोनों के साथ एग्रीमेंट की। ईरान ने 11 डॉलर पर बैरल की एग्रीमेंट की और वेनेजुएला ने $14 पर बैरल की एग्रीमेंट की, और वो ऑयल एआई डेटा सेंटर के लिए एग्रीमेंट थी। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अगर आप ट्रम्प होते क्या आप इस जंग में जाते? एज एन इकोनॉमिस्ट मुझे बताइएगा। उसके पास फाइनेंशियल बेस है, मतलब मैंने 2 इंग्रेडिएंट की बात की, फाइनेंशियल बेस की और प्लस मैंने कही कि सुपीरियर कटिंग एज टेक्नोलॉजी। उसके लिए तो ईरान पे हिट किया ना उन्होंने, उसको रोकने के लिए। जैसे आप मुझसे क्वेश्चन पूछते कि मैंने करना है या नहीं करना, तो मुझे करना था। गल्फ को डॉलर के बदले उनसे पेट्रोल लिया जा रहा है और उनको डॉलर दिया भी नहीं जा रहा। मतलब ये कोई ऐसा कोना है जिससे यूएस ने गल्फ को या मुस्लिम ममालिक को छोड़ा हुआ हो? आपने ट्रम्प बन के मुझे इसका जवाब देना है कि आपने तो ये सोचा था कि भाई चाइना के पास पेट्रोल जा रहा है ईरान से। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो मुझे तकलीफ हो रही है, अभी भी तो उसके पास जा रहा है। देखिए, अगर ईरान से सेक्शन हटा दिया जाए इस एग्रीमेंट नेगोशिएशन में, फिर क्या होगा? पाबंदियां हटा दी जाए। ऑयल प्राइस ऑलरेडी सर्च कर रही है, क्या ईरान उसको $11 पर बैरल ऑयल देगा? खबरों में सुना था कि कोई मुआहदा हुआ है चाइना का ईरान के साथ फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स कि हम $400 बिलियन का आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बदले में हम आपसे सस्ता तेल लेंगे। अच्छा, मतलब कि ये तो फिर एक मफरूज़ा बना हुआ है कि आप नेतन्याहू के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हो और स्टीफन फाइल्स में जो आपके करतूत हैं आप उनको छुपाने के लिए बस ब्लैकमेल हो के ईरान पे अटैक कर रहे हो। तो मतलब ये एक बस काम क्या लिए या दिल को खुश करने के लिए? नहीं। अच्छा, आप बता रहे थे कि गोल्ड की प्राइस क्यों हाइक कर रही है, बॉन्ड्स के अगेंस्ट वो बाय किया जा रहा है गोल्ड। यूएस ने इतना कैलकुलेट किया हुआ था, चाइना भी कैलकुलेट करके बैठा है। चाइना को भी पता है कि भाई मुझे भी नुकसान हो रहा है, ईरान का भी इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो गया। यूएस को भी अच्छा खासा, अभी यूएस एक किस्म की डू एंड डाई सिचुएशन में है कि अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तब भी मरता है, कम करता है तब भी मरता है। बिल्कुल ऐसे। तो जंग से पहले क्या ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं की गई थी? 100% की। मैंने आपको कहा कि इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा थी कि आप उसको ऐसा रहने देते, वेनेजुएला को और ईरान को ऐसा रहने देते तो फिर अपने मौत मर जाता। अभी तो चांस है ना, फाइट कर रहा है ना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर ये जो दुबई के साथ हो रहा है फिलहाल में, दुबई की आप देखें तो रियल स्टेट भी गिर गई है। दुबई के अंदर से जो बुर्ज खलीफा, अबू कार्टिल नहीं है, अबू कार्टिल मुझे कॉल करके कहता है यार जो बुर्ज खलीफा के साथ 4-5 हज़ार डॉलर के ऊपर होटल में रूम मिलते थे ना, कहते वो $400 में भी कोई नहीं ले रहा। ऐसा ही है, ये हालात वहाँ तक पहुँच गए हैं। दुबई के पास क्या ऑप्शन है? नहीं, मैं अभी दोबारा पहले इसी सवाल पे रहूँगा कि पाकिस्तान को इस जंग का फ़ायदा हो रहा है या नुकसान? इस वक्त तो क्या है कि आप ये कहते हैं कि मैं तो सालिस हूँ, मैं इस जंग को ख़त्म करना चाहिए। वो भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं। आप ईरान को भी लेवरेज दे रहे, सऊदियों को भी दे रहे, अमेरिकन को भी दे रहे, चाइना को भी दे रहे। तो दिस इज़ अ गुड स्ट्रेटजी कि आपके पास पावर हो, फिर आप एज ए लेवरेज के तौर पर इसको यूज़ भी करें। अब देखिए ना, पाकिस्तान के उन्होंने 20 जहाज़ पाकिस्तान का फ्लैग लगा के गुजरने दिए। तो ये वो इस वजह से थोड़ा पाकिस्तान ने कैश किया। एक सप्लाई रूट है ना ईरान को, वो यही है, पाकिस्तान है, यही है। चाइना का दरमियान पाकिस्तान ही तो है। तो यही चीज़ है कि ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंडिया की चीखें निकल रही। अच्छा, हमारे पास डॉलर आ गया, फॉर एग्जांपल डॉलर आ गया, हम ईरान से खरीदने के लिए तैयार भी हो गए, क्या IMF नहीं, डॉलर आपके पास किस तरह आएगा? IMF देगा ना। IMF देगा तो IMF फिर उन कंट्रीज पे सैंक्शन क्यों लगाए? अच्छा, तो फिर US कैसे डॉलर प्रिंट करता है? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सलीम भाई, आप क्या देखते हैं ये ईरान और अमेरिका की जंग का? ठीक है, हम हतमी बात नहीं कर सकते, लेकिन आप एज एन इकोनॉमिस्ट क्या देखते हैं, कब तक चलेगी? फिर लोगों को जब बताया कि भाई लोगों के पैसा भी बिटकॉइन में आ चुका है, तो ये बिटकॉइन स्टैंडर्ड ले आएंगे और इनके पास जो गोल्ड होगा वो 1 टके का नहीं रहेगा। अगर ये $100 पर बैरल से ऊपर रहे पर द नेक्स्ट क्वार्टर, ये समझ नेक्स्ट क्वार्टर में अभी 2 महीने हैं। अच्छा। तो ये जो इन्फ्लेशन पिछला आपने देखा था वो आप भूल जाएंगे। चाइना 2017 से गुड्स एंड सर्विसेज में डोमिनेट कर रहा है। यूएस से इसकी GDP भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन क्यों उसकी जो करेंसी है वो सिर्फ 5% है ग्लोबल ट्रेड में, और अमेरिका की करेंसी 80% इनवॉइस हो रही है। इस बात का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने मुझसे ऑयल लिया $100 का, आपने मुझे $100 दिया, मेरे से ऑयल ले लिया, लेकिन फिर वो $100 भी मेरे से लेके मुझे एक बॉन्ड दे दिया। एग्जैक्टली, आपको यूएस भी डूबेगा, आपको भी साथ डुबाएगा। सिंपल रीज़न है, मैं नहीं जाऊंगा तो ये जो एनर्जी का जो कॉरिडोर है ना, इसका जो मैंने जैसे कहा कि ऑयल जा रहा है चाइना को इजीली, तो एक तो AI में मैं कम्पीट नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, इसको चाइना को ठीक है।
दूसरी बात यह है कि ये जो गल्फ नेशन है ना, ये ऑलरेडी 80% जो इसका डिमांड है वो चाइना की तरफ से है। तो पहले भी अटेम्प्ट हुआ एम्ब्रिज के थ्रू कि चाइना ने उसे कहा कि आपको डॉलर की क्या ज़रूरत है, आप युआन में सेटल करें ना, और चाइना ने सिप सिस्टम बनाया भी है ऑलरेडी। अच्छा सलीम भाई, कुछ लोग सोचते हैं कि ट्रंप का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसलिए वो कभी कोई ट्वीट करता है, कभी कोई ट्वीट करता है। सुबह कहता है जंग बंद होने वाली है, शाम को कहता है हम ऐसी की तैसी कर देंगे। बैकएंड पे असल मुद्दा क्या है? क्या वाकई ट्रंप का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या बैकएंड के ऊपर वो पैसा बना रहे हैं? वो उसको उतना टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसका मेन मोहरा था इंडिया, हाँ। यूएस का मेन मोहरा इंडिया था, इनको सिर्फ कैलकुलेटेड एज देता था, लेकिन चाइना का ये मेन मोहरा बन के इन्होंने फिर अपने आप को पोजीशन किया। फिर उसका एक टेक्नोलॉजिकल टेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ चाइनीज वारफेयर सिस्टम है, दूसरी यूएस का है। अब उसका बैटलफील्ड क्या होना चाहिए? बैटलफील्ड एक दोनों का ये परफेक्ट बैटलफील्ड था। मतलब चाइना और अमेरिका डायरेक्ट तो आपस में लड़ेंगे, वो तो डिवास्टेटिंग इफेक्ट है ना। तो आपने दोनों पान को लड़ाना था, वो दोनों पान लड़े, फिर उसको फिर ख़त्म कर दिया। आपने टेस्ट किया कि भाई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब अगर मुझे पता है कि बिटकॉइन स्टैंडर्ड बनेगा तो आज मुझे बिटकॉइन होल्ड करना चाहिए। तो अगर ये हुआ तो फिर बिटकॉइन $100 मिलियन कुछ भी नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? तेहरान पे जाके बम मारेंगे। उन्होंने एक ड्रोन मार दिया बुर्ज खलीफा पे, तो जो रेस ही इन्वेस्टमेंट है वो भी लपेट जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसजे कास्ट पॉडकास्ट सीरीज। आज हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं हमारे सलीम भाई। ये एक इकोनॉमिस्ट हैं और पाकिस्तान के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। और लकीली आज से 3-4 माह पहले हमने एक पॉडकास्ट की थी जिसके अंदर हमने स्पेशली डॉलर और ऑयल को ही डिस्कस किया था। और आज देखें तो दुनिया के अंदर वही सिचुएशन हर किसी को फेस करनी पड़ रही है। तो आज के दौरे हाजिर के मुताबिक ये जो करंट एरा चल रही है या करंट सिनेरियो चल रहा है, वॉर सिचुएशन चल रही है, इसमें हम इनके नॉलेज से ज़रा फ़ायदा उठाएंगे और देखेंगे, इनसे पूछेंगे, सीखेंगे कि करंटली सिचुएशन के अंदर ये इस वॉर को कैसे देखते हैं। क्योंकि दुनिया तो इसको बड़े डिफरेंट एंगल से देख रही है। कोई इस्लाम और यहूदियत की जंग देख रही है, कोई कुफर और इस्लाम की जंग देख रही है, कोई पावर वॉर देख रही है, कोई हर लिहाज से अपने अपने लिहाज से इसको देखा जा रहा है। तो आज हम ज़रा इकोनॉमिस्ट भाई से पूछेंगे कि आप इस वॉर को कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले वेलकम सलीम भाई, थैंक यू सो मच हमारे शो में तशरीफ़ लाने के लिए। थैंक यू सो मच कि आपने दोबारा बुलाया। इसका मतलब है कि लोगों को हमारी जो बातें हैं वो शायद पसंद है। हाँ, लास्ट जो हमारी पॉडकास्ट थी उसमें अगर हम कम्युलेटिवली बात करें तो हमारे व्यूवरशिप तकरीबन 1 मिलियन क्रॉस कर गई थी माशाल्लाह। तो हमारे लिए भी अच्छी बात है। और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त वो बातें शायद इतनी ज़्यादा रिलेवेंट नहीं थी क्योंकि लोगों को इजीली ऑयल मिल रहे थे। अब वो जो शायद वो वीडियो अभी देखेंगे और अभी जो हम अपकमिंग बताएंगे तो इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये जो वो क्वेश्चन जो शायद उनको मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं मिलते वो मिलेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट यहीं से करते हैं। सलीम भाई, माइंड नहीं करना आपने, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अगर आप ट्रंप होते क्या आप इस जंग में जाते? एज एन इकोनॉमिस्ट मुझे बताइएगा। एज ए इकोनॉमिस्ट, और जैसे आपने बताया कि एज अ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिस्ट, जिसका मतलब लेट सपोज मुझे पता हो कि मैं यूएस सिटीजन हूँ और मैं यूएस की 100 प्रिवेलेंस देखना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली मैं इसमें जाता। अच्छा, आप इसमें जाते? एग्जैक्टली। अगर ना जाता तो मेरी सुप्रीमेसी एड्रेस को थी। कैसे? मतलब कि अभी भी तो आप ट्रंप है, ठीक है, अभी भी तो आपके ऊपर पूरी दुनिया से लानतान हो रही है, कोई नेटो आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। गल्फ जो है, गल्फ के आपने गल्फ को बंदर बना के रख दी है। तो एक ऐसा मुल्क जिससे कोई इतनी तवक्को भी नहीं कर रहा था कि ये इतना रिटेलिएट कर जाएगा, लेकिन उसने गल्फ़ को इतना मारा, उसने इसराइल को इतना मारा, वो आपकी आंखों में आंखें डाल के खड़ा है। एक हम इस्लामी जज्बा भी उसमें देख रहे हैं कि जैसे किसी इस्लामी जंग के अंदर कोई सिपा सलार शहीद होता था तो वो अपना परचम दूसरे को दे देता था, यही सीन चल रहा है। तो फिर भी आप जाते हैं इस जंग में? इसको अगर आप कंटेक्स्ट में देखें चेस गेम की तरह, तो फिर आपको शायद ये समझ आएगी कि ईरान का क्या रोल है, यूएस का क्या रोल है और चाइना का क्या रोल है। अच्छा। चाइना और जो यूएस है ना, वो इस वक्त किंग और क्वीन के इस पोजीशन पे है। अच्छा। ये जो बाकी आप चीज़ें देख रहे हैं, पान घोड़े, और ईरान को मैं इस साइड से घोड़ा समझता हूँ, और बाकी ये जो गल्फ है वो इस साइड से, और कुछ इसमें फान्स हैं जो कि मतलब मर रहे हैं। अच्छा। कंटेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस इसलिए देता हूँ कि देखिए, आपको इसको थोड़ा सा फाइनेंशियल हिस्ट्री 100 साल से कनेक्ट करता हूँ। और एक बुक है जो शायद वो अगर कोई पढ़े तो ये मेरी जो अभी मैं आंसर दे रहा हूँ उसमें उसका जवाब है 4th क्वार्टर का। मतलब ये है कि हर 80 ईयर के बाद फाइनेंशियल सिस्टम चेंज होता है। अच्छा। लेकिन आज तक हम हिस्ट्री में ये नहीं देख पाए कि जिसने डोमिनेट किया था वो भी अगला 80 ईयर के लिए भी किंग रहा। और यही चीज़ यूएस को पहले से पता है, पहले दिन से, कि मतलब क्योंकि वो सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाती है और नेक्स्ट सिविलाइजेशन जो भी है वो सामने आ जाती है। जैसे ब्रिटेन ख़त्म हुआ और यूएस आ गया।
इस फाइनेंशियल वो उनको पता था, तो पहले से वो भी प्रिपेयर थे और चाइना भी प्रिपरेशन कर रही है। अच्छा। हर जो इसका अब ये जो इवेंट स्टार्ट हुए ना, जैसे 1930 में इवेंट स्टार्ट हुआ और 1945 में इसका एंड हुआ एटॉमिक बम से। और उसके बाद दुनिया को ये पता चला कि एटॉमिक बम तो हमारे पास है नहीं, और फिर इकोनॉमिक डोमिनेंस भी उनके पास थी और पॉलिटिकल डोमिनेंस भी आ गई, और फिर अगले हिस्ट्री चल पड़ी। यहाँ पे भी 29 का पीरियड स्टार्ट हो रहा है, और यहीं से वही वो फोर्थ क्वार्टर वाली थ्योरी एज इट इज़ वैलिड है। इससे पहले अगर आप थोड़ा सा देखें, लोग ईरान और इस कॉन्फ्लिक्ट को दूसरे कंटेक्स्ट से देखते हैं, लेकिन मैं इसको देखता हूँ ये एक टेक्नोलॉजिकल कटिंग एज की भी वार है इस वक्त। अच्छा। चाइना ने डीप सीक से ये प्रूव किया कि हम कैपेबल है, हम डूइंग ये टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे भी, कटिंग एज पे भी हम आपको डिच कर सकते हैं। हमारे पास चिप नहीं है, लेकिन चिप का तोड़ भी निकाल सकते हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजिकल जो एआई वारफेयर है ना, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, वो एनर्जी है। अब एनर्जी का मतलब ये है कि जिसके पास एनर्जी अबंडेंस होगी वही एआई को लीड करेगा। सही और लेस कास्ट, मतलब कास्ट भी उसका कम हो। चाइना ने वेनेजुएला और ईरान दोनों के साथ एग्रीमेंट की। ईरान ने $11 पर बैरल की एग्रीमेंट की, और वेनेजुएला ने $14 पर बैरल की एग्रीमेंट की, और वो ऑयल एआई डेटा सेंटर के लिए एग्रीमेंट थी। अच्छा, चाइना के साथ ईरान ने और वेनेजुएला ने डील की, क्योंकि ये दोनों यूएस के अगेंस्ट ऑर्बिट में थे। दोनों ने कहा कि दोनों पे सैंक्शंस थे ऑलमोस्ट, और ये चाहते थे कि हम चीन के साथ नेक्स्ट पावर में लीडर भी बने, और हमारे आयल भी, क्योंकि ईरान को तो सब पैसे के लिए आयल बेचना है ना। अगर पूरी दुनिया नहीं ले रही है तो कोई चीन ही ले सकता है ना। तो उसने फिर लेवरेज ये लिया कि भाई आपसे मैं 10 से 11 पर बैरल आयल लूँगा अगले टाइम के लिए। अच्छा। अब इसका कंसिक्वेंस क्या था? कंसिक्वेंस ये है कि ये चीप एनर्जी अगर चाइना को मिलती तो वो एआई में सरप्राइजेस दे सकती थी। अच्छा। वो अमेरिका को जब पता चला तो उसने उस दोनों फ्रंट पे अहेड किया। वेनेजुएला में आप देख रहे हैं उसको तो फ़ौरन, क्योंकि वो उसके करीब था, और उसका जो है ना वो नज़रियाती जो आप इसके साथ अटैच कर रहे हैं। मैं, क्योंकि आपने जो मुझसे पहले पूछा कि एज इकोनॉमिस्ट, तो मैं खुद, मेरा दिल और मेरा सोच और मेरा हर चीज़ ईरान के साथ, इमोशंस वगैरह ईरान के साथ है। लेकिन चूंकि मैं अभी जिस इकोनॉमिक हिस्ट्री जो लोगों को नहीं पता, मेन स्ट्रीम लोगों को नहीं बताया जाता, मैं उस कंटेक्स्ट में ये एंगल ज़रूर ताकि लोगों को ये चीज़ पता चल जाए। क्योंकि इकोनॉमिक्स में कोई रिलीजन्स नहीं है, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स डोमिनेंस में कोई रिलीजन्स नहीं होता, कोई आइडिया नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। देयर इज़ द ओनली थिंग कि डोमिनेट एट द मनीटरी रेल, कि आपके पास मनी रेल पे किसका कंट्रोल है। एक गुड्स एंड सर्विसेज रेल है, एक मनी रेल है। गुड्स एंड सर्विसेज से बंदा लीडर नहीं बनता, चाहे जितना भी आप प्रोड्यूस करें। अच्छा, मतलब ये जो हमें कहा जाता है कि जब तक हमारी एक्सपोर्ट नहीं होगी हम लीड नहीं कर सकेंगे, ये मिथ है सारे इकोनॉमिक्स। मैं खुद इकोनॉमिक्स थ्योरी के डिनाई कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं कोई भी इकोनॉमिक्स ले आए। अब इसका एग्जांपल तो प्रैक्टिकली मौजूद है। चाइना 2017 से गुड्स एंड सर्विसेज में डोमिनेट कर रहा है। यूएस से इसकी जीडीपी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन क्यों? उसकी जो करेंसी है वो सिर्फ 5% है ग्लोबल ट्रेड में, और अमेरिका की करेंसी 80% इनवॉइस हो रही है। मतलब कि आप मनी रेल की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अभी जंग भी मनी रेल का है, सिंपल कंटेक्स्ट में मनी रेल का है। देखिए, गल्फ रीजन जो था जिसको प्रोटेक्शन मिली वो पेट्रो डॉलर के लिए मिली। पेट्रो डॉलर का मैंने लास्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दिया था, लेकिन मैं अभी एक्सप्लेन करते। तो पेट्रो डॉलर का मतलब ये है कि अमेरिका ने इनको कहा, गल्फ नेशन को, कि भाई आपकी जो आपकी स्टेट है वो हम प्रोटेक्ट करेंगे, आप किंगशिप में हैं तो आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे। आपने सिर्फ ये करना है कि अपने ऑयल को डॉलर में बेचना है। अच्छा। इसका मकसद क्या था? मकसद ये कि बाकी दुनिया जो थे ना वो तो इम्पोर्टर थे, तो उन्होंने हर उस कंट्री को डॉलर रखना पड़ता था ऑयल के लिए, और ऑयल एक मेन इंग्रेडिएंट है। अभी हिट हो रहा है तो हमारी इकानमी का क्या हाल हो रहा है, वो सिर्फ प्राइस में ऊपर जा रहा है और हमारे सांस जो है ना वो चौक हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब वो डॉलर में प्राइस हो रहा था तो डॉलर में प्राइस होने का मकसद ये था कि जो मनी रेल था ना वो अल्टीमेटली डॉलर था। और उसके बरक्स सिर्फ एक नहीं था, मतलब वो जो डॉलर वो ले रहे थे ना वो भी यूएस में जा रहे थे बॉन्ड के थ्रू। मतलब उनके पास ये आपने ना एक बड़ी अजीब मुझे मिस्ट्री बताई है। अभी ऑफ द कैमरा भी हमारी ये डिस्कशन हो रही थी कि गल्फ को डॉलर के बदले उनसे पेट्रोल लिया जा रहा है और उनको डॉलर दिया भी नहीं जा रहा। ये कैसे है? ये भी इकोनॉमिक इंसेंटिव है ना। मैं लेट्स सपोज आपको डॉलर मिल रहा है, हाँ, तो वो भी किसी बैंक में पड़ा होगा, यूएस के बैंक में ना, आप कैश में तो नहीं रखेंगे ना। हाँ, जाहिर है, क्योंकि यूरो डॉलर सिस्टम है ना, जो कि यूएस बैंकिंग सिस्टम का आप हिस्सा होते हैं। सही है। बिलियन ऑफ डॉलर आपने उसमें रखना है, तो बैंक आपको करता है कि भाई यार ये डॉलर जो आपके पड़े हैं ना, इस पे कोई इंटरेस्ट आपको हम पे नहीं कर रहे, इसी डॉलर को इस बॉन्ड में कन्वर्ट कर दे तो हम आपको 2 to 3% इंटरेस्ट रेट भी पे करें और बॉन्ड भी सेफ हीवन हो,
सेफ हेवन मतलब ये है कि वो डिफ़ॉल्ट भी ना करें, क्योंकि वो डॉलर खुद प्रिंट कर रहा है उसका जो नेशन है, तो वो डिफ़ॉल्ट कैसे कर सकता है? इस बात का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने मुझसे ऑयल लिया $100 का, आपने मुझे $100 दिया, मेरे से ऑयल ले लिया, लेकिन फिर वो $100 भी मेरे से लेके मुझे एक बॉन्ड दे दिया एग्जैक्टली कि ये तुम्हारा जो वो मैंने खुशी से भी किया, क्योंकि मुझे इंसेंटिव नहीं है ना, या तो मैं आपका जो डॉलर रख रहा हूँ वो भी आपका है, जो बॉन्ड है वो भी आपका है। मतलब कि अगर मैं सिर्फ डॉलर रखता हूँ तो मेरा वो $100 जो है वो 100 का 100 ही पड़ा रहेगा, लेकिन वो उस पे रिटर्न नहीं आ रहा। लेकिन जो आप मुझे उस $100 के बदले में $100 का बॉन्ड दे रहे हैं तो उसके ऊपर मुझे जो इंटरेस्ट रेट चलता है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता, तो मैं तो फिर खुशी से बॉन्ड ही रखूंगा, तो डेफिनेटली बॉन्ड रखेंगे। अच्छा, क्योंकि आप इन्फ्लेशन को इसमें काउंटर कर रहे हैं। अच्छा ठीक हो गया। अब जब आप बॉन्ड रखते हैं, ठीक है, आपको इंसेंटिव मिल रहा है, लेकिन बॉन्ड का एक कास्ट भी है। जब इस तरह के जियोपॉलिटिकल से ना, जब फीस होगा तो आपके भले भले डॉलर से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जब इस तरह का सिचुएशन होगा तो आप डॉलर और बॉन्ड में डिफरेंस है। डॉलर इन द कंटेक्स्ट मनी है और बॉन्ड इन द कंटेक्स्ट क्रेडिट है, कर्जा है, एक पीस ऑफ पेपर है। अब इसको आपने लिक्विडेट करना होगा। मतलब आप दूसरे एसेट में जाते हैं ना, तो आपने बॉन्ड को सेल आउट करना है ना डॉलर में, ठीक है। डॉलर से भी कोई चीज़ खरीदेंगे ना मार्केट में, गोल्ड खरीदना है या जो भी चीज़ में जो तो जब आप डॉलर से लिक्विडेट होंगे तो आप यूएस को बॉन्ड वापस करेंगे। बॉन्ड वापस करके डॉलर लेना चाहेंगे। यूएस को भी नुकसान है, क्योंकि आप उसका डेट है वो फाइनेंस नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन आपको यूएस भी डूबेगा, आपको भी साथ डुबाएगा। आप पहले डूबेंगे। उसकी रीज़न ये है कि वो न्यू प्रिंटिंग ऑफ मनी करेगा। अच्छा, आपको बॉन्ड वापस करने के लिए वो न्यू प्रिंटिंग ऑफ मनी करेगा, जिससे डॉलर की वैल्यू कम होती जाएगी। तो आपके पास डॉलर आ रहा है ना, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो रही है। मतलब वो जो मेरे पास $100 का बॉन्ड था, वो उससे मेरे 30,000 रुपए बन रहे थे, वो तो जब वो वापस से मुझे डॉलर मिलेगा तो वो 30,000 का शायद मिल जाएगा, 18,000 बचा होगा। वो आपका मतलब इन नॉमिनल टर्म तो आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इन रियल टाइम शायद वो जो आपके पास डॉलर था ना, उससे कम वैल्यू में मिलेगा। दूसरे, आप कन्फ्रंटेशन में भी जा रहे हैं तो वो मिलिट्रीली आपको हिट करेगा, और उनके जो इन्वेस्टर है उनको बताएगा कि भाई इधर इन्वेस्ट नहीं करना, और वो इन्वेस्टर को भी भगाएगा। फिर आपकी इकोसिस्टम सारी डिपेंडेड है, अमेरिकन के इन्वेस्टर शेल भी उनका, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी उनके, वो कॉर्पोरेट्स भागेंगे, तो आप वही रेत के जो आप ऊँटों के साथ खेल रहे थे उसके दोबारा आ जाएंगे। मतलब ये कोई ऐसा कोना है जिससे यूएस ने गल्फ को या मुस्लिम ममालिक को छोड़ा हुआ हो? मुझे तो कोई कोना नहीं नज़र आ रहा, हर कोने से पकड़ा हुआ है और कान से पकड़ा हुआ है। तो ये एक, जैसे मैंने कहा, चेस गेम है ना, तो आपको अगर चेस गेम का मुंह का नहीं पता ना, और आप समझते हैं कि भाई मैं इस गेम में हीरो हूँ, और वो आपके सारे मूव्स को कैलकुलेट कर बैठा होता है, तो फिर उसमें आपकी वो नाहिली है कि आपने उस मूव को कैलकुलेट ही नहीं किया कि ये जो मुझे बेट दे रहा है वो बेट क्यों दे रहा है, उसकी कास्ट है, वो कास्ट आपने कैलकुलेट नहीं की, आपने उसकी मूव्स को कैलकुलेट। और ये अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये चीज़ें जो अभी बता रहा हूँ ना, ये हमारे इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिस्ट भी नहीं बता सकता, ये बुक से भी बाहर है, ये इंटरनल गेम है, उसको ये लोग मानते नहीं है, कंस्पिरेसी थ्योरी। लेकिन इसका एक फ़ायदा है कि इससे आप हिस्ट्री को बड़ी अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और आप इस पॉडकास्ट में मैं आपको कुछ इवेंट प्रेडिक्ट करूँगा जिसमें आपको लगेगा कि, क्योंकि ये दिस इज़ द मेन ड्राइवर है। अच्छा, बात यहाँ पर रह गई, बताएं ना, आप ट्रम्प हैं, आप क्यों इस जंग में जा रहे हैं? सिंपल रीज़न है, मैं नहीं जाऊँगा तो ये जो एनर्जी का जो कॉरिडोर है ना, इसका जो मैंने जैसे कहा कि ऑयल जा रहा है चाइना को ईजिली, तो एक तो एआई में मैं कम्पीट नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, इसको चाइना को, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो गल्फ नेशन है ना, ये ऑलरेडी 80% जो इसका डिमांड है वो चाइना की तरफ से है। तो पहले भी अटेम्प्ट हुआ एम्ब्रिज के थ्रू कि चाइना ने उसे कहा कि आपको डॉलर की क्या ज़रूरत है, आप युआन में सेटल करें ना, और चाइना ने सिप सिस्टम बनाया भी है ऑलरेडी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इन वन वे इन अदर वे ये गल्फ वैसे भी अमेरिका से स्लिप आउट हो रहा था। अच्छा, स्लिप आउट हो रहा था, इस पे अटेम्प्ट हुए। इसमें आपने अभी ट्रम्प की वो नहीं देखी कि मैंने इसको वो दी, मैंने उसको पहले उसका नज़रिया अलग था, मुझे वो नहीं रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था, रिस्पेक्ट के कंटेक्स्ट में उसने बात की, लेकिन असल बात और असल बात और थी उसने, कि मैंने इसको सीधा किया और फिर ये अभी मेरे जो है ना बात मान रहा है, यही बात थी कि वो चाइना की तरफ टिल्ट हो रहे थे। यूएस ये कह रहा था कि भाई आपको हम जो सिक्योरिटी दे रहे हैं, चाइना सिक्योरिटी नहीं दे सकता इस मैरीटाइम में। तो एक काज तो है कि अब चाइना का वो जो मिथ उसमें कामयाब हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ चोक करने से, कि अमेरिका की वो जो सिक्योरिटी मिथ है ना वो टूट गया समहाउ, लोगों को नजर आ रहा है। लेकिन इसके भी एक फ़ायदा है और एक नुकसान है यूएस को। इधर गल्फ में जो यूएई है ना, दुबई है ना, वो सारे इन्वेस्टर को लेके आया था, जो फाइनेंशियल एलीट थे, ब्लॉकचेन बेस्ड जो एलीट सिस्टम बनाए थे, वो सारा दुबई हब बने होते। तो इन्वेस्टर जहाँ फ़ायदा होता है और जहाँ रेगुलेशन कम होता है वहीं पर जाता है। इन्होंने अलाउ किया, उधर यूएस में बैन था, यहाँ पे ये प्रोग्रेस कर रहे थे। लेकिन अब उसको चूंकि अपना क्लैरिटी एक्ट भी लेके आ रहा है, बाइनेंस के लिए भी उसने अपना सारा सब कुछ वो बना चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इन्वेस्टर को उधर भी लेके आना था यूएस में। ऐसे तो आप ओपनली कैसे किसी को कहते हैं कि भाई आ जाओ उधर आ जाओ,
यही मिसाइल से हिट करेंगे, वो भागेंगे, वो यूएस की तरफ जाएंगे, यूएस में वो जाएंगे, फिर उसके बाद वो डिप्लाई करेंगे कि किस मुल्क आपने जाना है। तो देखें, ये भी बात आपकी बिल्कुल ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर ईरान ने कहा है कि चाइना के जितने भी शिपमेंट्स हैं वो गुजर सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस जंग के बदले चाइना को अभी तक कोई नुकसान तो नहीं हुआ। आप एज अ ट्रम्प है, आपने ट्रम्प्स बन के मुझे इसका जवाब देना है कि आपने तो ये सोचा था कि भाई चाइना के पास पेट्रोल जा रहा है ईरान से, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो मुझे तकलीफ हो रही है, अभी भी तो उसके पास जा रहा है, अभी आपको क्यों नहीं तकलीफ हो रही है ना, जो कि चेस मूव का एक और साइड है कि देखे अगर ईरान से सेक्शन हटा दिया जाए इस एग्रीमेंट नेगोशिएशन में, फिर क्या होगा? पाबंदियां हटा दी जाए। ऑयल प्राइस ऑलरेडी सर्च कर रही है, क्या ईरान उसको $11 पर बैरल ऑयल देगा? जब उसको इन्वेस्टर खड़ा हो $100 पर बैरल के साथ, और उसकी इकानमी हिट हो चुकी हो और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका हो और उसको पैसे की बहुत अशद ज़रूरत हो, तो क्या वो इस एग्रीमेंट पे रहेगा? तो मतलब वो चाइना को दबाने के लिए ईरान को फ़ायदा देगा? ईरान को नहीं देगा, हाँ, अपने सिस्टम को देगा, उसको टाइम मिल जाएगा। चाइना उस तेज़ी के साथ AI इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाएगा। मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि भाई अभी तो वो $11 के हिसाब से चाइना को फी बैरल पेट्रोल दे रहा है ईरान, बिल्कुल, लेकिन जैसे ईरान से हम पाबंदियां हटाएंगे तो वो तो मार्केट रेट खड़ा है ना। यूरोप तो खड़ा है ना लेने के लिए, पूरी दुनिया खड़ी है, पाकिस्तान भी है। वो डिस्काउंट भी दे तो कितना दे? हाँ, मतलब कि अगर $100 फी बैरल चल रहा है, 90% डिस्काउंट तो नहीं देगा ना ईरान। हो। और अगर वो 90% नहीं देता तो फिर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, डाटा सेंटर एक्सपेंसिव हो जाएगा, और इसके बाद फिर यूएस ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट है एनर्जी में, तो उसके पास चिप की एज ऑलरेडी है। हाँ। और एनर्जी की जो एज है वो सस्टेन रहेगी। और इस मतलब ये गेम तो कोई 5-6 साल की गेम है AI की, जिस तेज़ी से AI ने इसमें कटिंग एज लीडर ने 5-6 साल में मर्ज होना है। मतलब कि ईरान का डाटा सेंटर जो है वो बैठ जाएगा, क्योंकि ऑयल की कॉस्ट नहीं बैठ नहीं, एनर्जी की वजह से कास्ट आपका बढ़ जाएगा। तो आप AI का सबसे बड़ा इस वक्त डिलेमा एनर्जी का है। मतलब आपको लेस कास्टली एनर्जी चाहिए, तो वो जो एनर्जी है वो कास्टली होगी, तो फिर आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, फिर आप compete नहीं कर पाएंगे, मार्केट से आउट हो सकते, या फिर आप उस तरह का इनोवेशन नहीं लेके आ सकते। अभी हमने पिछले दिनों देखा था, खबरों में सुना था, मुझे पता नहीं है, खबरों में सुना था कि कोई मुआहदा हुआ है चाइना का ईरान के साथ फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स कि हम $400 बिलियन का आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बदले में हम आपसे सस्ता तेल लेंगे। यही एग्रीमेंट था ना। ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस पे आप अगर डीप डाइव करें ना, किसी मतलब जो स्ट्रेटेजिक फाइनेंस के स्ट्रेटेजीज है उसमें, ये वेनेजुएला के साथ भी एग्रीमेंट था, ये इसके साथ भी था। वेनेजुएला को तो पूर्ण इसलिए इसी वजह से हिट किया गया कि वो ऑयल पे, उसने क्या कहा कि हम ऑयल पे कंट्रोल, ऑयल हमारी तरफ से जाएगा, मतलब दुनिया को ये बेचेगा भी तो हमारे थ्रू बेचेगा। तो कहने का मेरा मकसद है वो वहाँ से भी हिट कर गए। अब यहाँ पे चाइना के पास भी ऑप्शन नहीं था। अगर आप मुझे चाइना से कंटेक्स्ट में पूछे तो चाइना के पास भी 10 साल की विंडो है। इसमें अगर ये अपने आप को मनवाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये फिर से इसके एक हिस्ट्री भी है इसका। अब 1957 में इसमें IMF ने एक पेपर पब्लिश किया। इन 1957 में भी एक मिस्टेक की थी जो मुझे लग रहा है अभी भी कर रहा है चाइना। हाँ। देखिए दुनिया जो है ना, पावर बहुत ही है स्टैंडर्ड के ऊपर कि किस स्टैंडर्ड के ऊपर है, और वो स्टैंडर्ड की सप्लाई आप डिटरमिन करते हैं। अच्छा, मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड पे अगर आप है तो गोल्ड की मैक्सिमम सप्लाई आपके पास होनी चाहिए। जैसे ब्रिटेन वुड में यूएस के पास 80% सप्लाई थी, क्योंकि जंग लॉन्गेस्ट सोल्यूशन नहीं है। जंग आप 10 साल 15 साल लड़ सकते हैं, उसके बाद पीस ने टेक ओवर करना है, और उसमें एक लीडर ने इमर्ज होना है। उस लीडर के पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक ऐसी वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी जो दुनिया ने आज तक नहीं देखी, जिससे वो जंग का खात्मा करे। जैसे कि 1945 में हमने देखा कि उसने एटम बम का धमाका किया और दुनिया ने साइकोलॉजिकली ये मान लिया कि ये इस तरह की सुपीरियर टेक्नोलॉजी हमने सोचा नहीं था, और फिर उस टेक्नोलॉजी से डिटरेंस क्रिएट हुई और पूरी दुनिया सरेंडर कर गई। लेकिन इससे भी सिस्टम नहीं चलता। इसके साथ आपके पास एक फाइनेंशियल बेस भी होना चाहिए जिससे आप सिस्टम को आगे चलाएं, फाइनेंशियल सिस्टम के इंस्टीट्यूशन को चलाएं। वो था ब्रिटेन वुड के ऊपर गोल्ड बेस, जिससे डॉलर को कनेक्ट किया, और डॉलर ने फिर दुनिया को रिहेबिलिएट किया और फिर फाइनेंशियल सिस्टम बनाया। यहाँ पे भी ये जियोपॉलिटिकल जो फ्रेगमेंटेशन है ना, इसका एंड किसी टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर से होगा, टेक्नोलॉजी सुपीरियरिटी से होगा। मतलब अभी मुझे नहीं लगता कि वो कोई मास डिस्ट्रक्शन वेपन हो जैसे। अच्छा। क्योंकि मास डिस्ट्रक्शन वेपन अगर अमेरिका करेगा तो रशिया और चाइना, और इसके पास भी एटम बम है, तो दुनिया रहेगी नहीं। तो दुनिया नहीं रहेगी तो फिर लीडर का क्या मतलब है? तो अमेरिका को पता है कि ये वाली चीज़ तो अब चल नहीं सकती, अब एक चीज़ चलेगी,
जो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो है साइबर सिक्योरिटी वार। जिस मुल्क ने दूसरे फाइनेंशियल सिस्टम को फ्रीज किया, उसके ट्रांजैक्शन को फ्रीज किया और उसको हाईजैक कर दिया, वहाँ से कैपिटल फ्लाइट होगी और वहाँ से कैपिटल फ्लाइट दूसरे मुल्क में होगी और जिसने किया वो लीडर होगा। अच्छा, अब इसमें दो ये मैंने एआई की बात की ना, तो एआई इसमें मेन रोल प्ले कर रही है इस साइबर वारफेयर में। ठीक है। अब ईरान में भी हमने कहा कि क्लाउड के थ्रू उन्होंने अटैक किया, टेस्ट किया कि ये जियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में कैसा है। ये एक टेस्ट था, फील्ड टेस्ट था कि एआई डिसीजन कैसे ले सकता है। हाँ। यही डिसीजन फिर एआई डोमिनेंस की, दो एआई लड़ेगी आपस में, चैट जीपीटी और डीप सीक है। एग्जैक्टली वो आपस में डिसाइड, वो एक दूसरे के जैसे ह्यूमन लड़ते हैं इसी तरह एआई टेक्नोलॉजी ने लड़, और ये साइबर सिक्योरिटी का वार होगा। इसमें अगर आपने फ्रीज किया तो फिर आपका जो भी सिस्टम होगा, आप गोल्ड पे जाना चाहते हैं तो आप गोल्ड पे दुनिया को ले आएंगे, आपके बिटकॉइन स्टैंडर्ड आप कहेंगे तो बिटकॉइन, क्योंकि दुनिया को आपने चोक कर दिया, दुनिया को बताया कि भाई देयर इज़ नो अदर वे, आई एम द सुपीरियर पावर, आप मेरे बगैर नहीं चला सकते इकॉनमीज़ को। अब यहाँ पे जैसे मैंने 1857 की बात की ना, तो दुनिया थी बायो मेटालिक स्टैंडर्ड पे, गोल्ड एंड सिल्वर पे। सिल्वर चाइना के पास ज़्यादा था उस वक्त। अच्छा। और वेस्ट ने सडनली डिसाइड किया कि भाई हम वेस्ट मीन के यूएस, और ये उस वक्त यूएस इतना पावरफुल नहीं था लेकिन इल्यूमिनाटी तो थे, जैसे मतलब यूएस खुद कुछ नहीं है, इसके पीछे रूह है। वो रूह कभी ब्रिटेन में होता है तो कभी इजराइल में होता है, कभी अमेरिका में होता है, वो रूह के साथ असल में लड़ाई होती है जो कैपिटलिज्म का। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम गोल्ड स्टैंडर्ड पे जाते हैं। चाइना उस वक्त माइटी था, इतना वो नहीं था, इसके पास इकानमी भी थी, लोग भी थे। एशिया उस वक्त ऑलरेडी एक एग्रीगेरियन इकानमी थी, तो उन्होंने कहा नहीं, हम गोल्ड एंड सिल्वर पे रहेंगे। चाइना ने बोला अच्छा, ये गोल्ड एंड सिल्वर पे रहे और दुनिया चलेगी गोल्ड पे। सिल्वर की वैल्यू 1935 में 90% क्रैश कर गई। अच्छा, 1935 में 1957 और 68 के दरमियान ये बाई मेटालिक का इवेंट हुआ। 1957 या 1857 सॉरी। और 1935 तक जो सिल्वर की वैल्यू थी वो क्रैश कर गई 90% ऑलमोस्ट। शाबाश। जब वो क्रैश कर गई, आपका सिस्टम सिल्वर पे था तो आप भी क्रैश कर गए, आप क्रैश कर गए तो आप पेपर स्टैंडर्ड पे आ गए, चाइना पेपर स्टैंडर्ड पे आ गया और दुनिया में इसका कोई वक़्त ही नहीं रहा। चाइना ने ये जूम करके चलो ठीक है यार, ये बात तो हमने उधर नहीं मानी, लेकिन अब गोल्ड में हम अपने आप को वो सावरन बनाएंगे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम गोल्ड को माइन का भी कंट्रोल रखेंगे, जो माइन करेगा वो हमें गोल्ड देगा, हम उसको पैसे, माइनिंग बायर गोल्ड नहीं लेके जाएगा और न्यू गोल्ड भी हम खरीदेंगे। और पिछले 50, 70, 80 साल से ये कर रहे हैं। अच्छा। इस वक्त चाइना सेकंड लार्जेस्ट एक्यूमुलेटर है यूएस के बाद। अच्छा। और अगर आप ब्रिक्स को मिलाएं तो ये 6000 टन के टोटल कम्युलेशन है, जो कि 8000 टन यूएस के साथ मैच कर रहा है। थोड़ा सा मतलब इतना डिफरेंस भी नहीं है। अगर ये सारे मिल जाए तो यूएस के गोल्ड के, लेकिन इसमें भी एक वो है, वो क्या कहते हैं, स्नेक मूव है यूएस की तरफ से, जो इसने कैलकुलेट नहीं, जैसे सिल्वर में नहीं की थी। वो ये है कि अगला जो डिजिटल इकानमी है ना, वो एआई एजेंट को ये नहीं पता कि गोल्ड क्या है, लेकिन उसको बिटकॉइन का पता है। हाँ, उसको डिजिटली तो पता है। आप अभी रिसेंटली टेस्ट हुआ कि एआई एजेंट को कहा कि भाई आप ट्रांजैक्शन करें और आपके पास मनी भी है, आपके पास बैंकिंग सिस्टम भी है, आपके पास बिटकॉइन भी है और आपके पास स्टेबल कॉइन भी है, और आप ऑप्टिमली डिसाइड करें कि आप किस में जाना चाहते हैं। वो सबसे ज़्यादा बिटकॉइन में गया 48%, फिर उसके बाद स्टेबल कॉइन में गया, फिर उसके बाद फिएट सिस्टम में आया, जो कि ऑलरेडी बना हुआ सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पीछे बैंकिंग है, क्रेडिबिलिटी है। लेकिन एआई एजेंट ने रेशनली डिसाइड किया कि ये दो, उसके फिर उसने रीज़न भी दिए कि यार फिएट सिस्टम तो सैटरडे संडे को ऑफ होता है, हमें ट्रांजेक्शन करने के लिए फिर वो चलता नहीं है। दूसरी है कि उसका सेटलमेंट कास्ट है, मतलब हम वेट करते हैं कि क्रेडिट होने का भी इंतज़ार होता है। जबकि दूसरी साइड पे जो बिटकॉइन है वो एआई एजेंट, इसलिए कि वो ब्लॉकचेन और सिस्टम के अंदर है डिजिटली, तो उसको मूव करने में मतलब वो प्रोग्राम्ड है, उसको आप प्रोग्राम्ड है, वो इजीली आप कर सकते हैं, इसीलिए एआई एजेंट ने प्रिपेयर किया। तो अगर बाय 2030 एआई एजेंट ने, बाइनेंस सीजी का ट्वीट है कि एआई एजेंट ने ह्यूमन से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने बाय 2030, तो फिर एआई एजेंट क्या डिसाइड करेगा? ज़ाहिर वो गोल्ड तो करेगा नहीं। तो फिर ये बग जो इंस्टॉल हुआ है, इसके लिए चाइना प्रिपेयर है। कोई बिटकॉइन है, वो बिटकॉइन का पैरेलल सिस्टम है उसके, वो तो गोल्ड इकट्ठा करता जा रहा है, वो तो पुराना प्लेबुक पे चल रहा है ना। वो समझ रहा है कि 1945 में जो हुआ वो अभी होगा। तो हम यहाँ पे, मुझे ये लग रहा है कि इस चीज़ में यूएस आगे है। अब एक चीज़, उसके पास फाइनेंशियल बेस है, मतलब मैंने दो इंग्रेडिएंट की बात की, फाइनेंशियल बेस की और प्लस मैंने कही कि सुपीरियर कटिंग एज टेक्नोलॉजी। उसके लिए तो ईरान पे हिट किया ना उन्होंने, उसको रोकने के लिए। जैसे आप मुझसे क्वेश्चन पूछते कि मैंने करना है या नहीं करना, तो मुझे करना था, क्योंकि उसी ने डिसाइड करना है किंगशिप को, फिर उसकी सिस्टम चलेगी।
अच्छा, मतलब कि ये तो फिर एक मफरूज़ा बना हुआ है कि आप नेतन्याहू के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हो और स्टीफन फाइल्स में जो आपके करतूत हैं, आप उनको छुपाने के लिए बस ब्लैकमेल होके ईरान पे अटैक कर रहे हो। तो मतलब ये एक बस खामख्याली है आम बंदा या जो दिल है, को खुश करने के नहीं लिए? नहीं, आम बंदे के लिए एक सरफेस लेवल नैरेटिव तो चाहिए ना। अगर हर बंदा ये चीज़ समझे, मतलब अगर वो आम बंदे को पता चल जाए तो चौधरी की जो जो चौधराहट है वो मेंटेन रह सकती है। नहीं। क्योंकि वो एजुकेशन भी लोगों को दे, वो लोगों को अवेयरनेस भी दे, तो वो चौधरी जो कर रहा होता है आए दिन पुलिस और इसके साथ मिल के, तो वो तो नहीं कर सकता ना। फिर तो जो बंदा एफिशिएंट होगा उसने ऊपर आना है। इसी तरह ग्लोबल सिस्टम भी है ना। ग्लोबल सिस्टम में अगर आपका गेम दूसरा बंदा समझ जाए, चेस गेम है ना, आपके मुंह समझ जाए और आपके, तो दुनिया को तो किसी काते लगाना है ना कि ये क्या हो रहा है। कोई कहेगा कि ये इस तरह, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये इवेंट्स एक्सप्लेनेबल चीज़ें हैं। मतलब बहुत सारे अब लोग बैठेंगे कि ये क्या तुरमहान बैठा है जिसको मतलब ये एक ना पॉलिटिक्स को भी नहीं मानता ये। लेकिन मैंने आपको एक बात कही कि जो ड्राइवर होता है ना मैन, जिससे हिस्ट्री ड्राइव हो रही है पिछले 100 साल से, वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक सुपीरियरिटी है। और इकोनॉमिक सुपीरियरिटी में भी वो है मनी की कंट्रोल, कि मेरी मनी में आप ट्रांजैक्शन करें। दैट इज़ द ओनली सिंपल थिंग। अब युआन चाइना लेके आ रहा है, डॉलर ऑलरेडी है। डॉलर जब सैंक्शन हुआ ना रशिया पे $300 बिलियन का, उससे ये बाकी नेशन स्टेट जो है ना, जो इंडिया बाकी सारे लोगों ने कहा कि भाई ये तो कल हम भी हो सकते हैं, तो ये गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, बॉन्ड में नहीं जा रहे, गोल्ड में। और उसी वजह से आप गोल्ड की प्राइस वो देख रहे हैं। लेकिन ये भी बॉन्ड में आसान लफ्जों में थोड़ा बताइएगा कि मतलब बॉन्ड में कैसे नहीं जा रहे, ऑयल के बदले में वो बिल्कुल ऐसे ही ले रहे। देखिए, वही सिंपल मिसाल है कि अगर आपके HBL में डिपॉजिट पड़ा हुआ है और आप यूज़ नहीं कर रहे, हाँ, करंट आपका कुछ ट्रांजैक्शन मोटो नहीं है, तो फिर वो अगर आपको कहे कि मैं आपको 2 to 3% इंटरेस्ट देता हूँ, और इसमें क्योंकि आपने ऑलरेडी रखा हुआ है ना, हाँ, तो आप नहीं जाएंगे बॉन्ड की तरफ। हाँ, मैं बिल्कुल जाऊंगा। मैं कहूँगा पैसे अंडे तो नहीं दे रहे। दूसरी, आप दूसरे मुल्क के बॉन्ड में क्यों नहीं जाएंगे? चाइना ने खुद अमेरिका के US के बॉन्ड्स लिए, सेकंड लार्जेस्ट बायर है। क्यों? वो इंटरेस्ट मिलता है उस पर। इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा वो लिक्विड है। हाँ, मतलब अगर मैं बॉन्ड इशू करूँ डॉलर में ना, हाँ, तो मैं डॉलर प्रिंट नहीं कर सकता, मैं डॉलर पे डिफॉल्ट कर सकता हूँ। अच्छा, तो फिर US कैसे डॉलर प्रिंट करता है? क्योंकि यूएससी प्रिंट करता है ना। जैसे हमारा सेंट्रल बैंक जो SPP है वो पैसे प्रिंट करता है। नहीं, तो वो बॉन्ड के अगेंस्ट कैसे फिर वो डॉलर प्रिंट करता है? अभी जैसे आप कह रहे हैं कि अगर मैं बॉन्ड इशू करता हूँ तो मैं पैसे प्रिंट नहीं कर सकता। देखिए एक सिंपल मिसाल, मैं अगर लेट सपोज डॉलर बॉन्ड इशू कर दूँ, तो मैं डॉलर कमा के आपको दूंगा ना। हाँ, मेरे पास ये ऑप्शन तो नहीं है कि घर में मशीन है मैं प्रिंट करके आपको दूँ। लेकिन अगर मैं लेट सपोज प्रिंटर भी पड़ा हुआ है और कमा भी रहा हूँ साथ में, तो हो सकता है पहले फुर्सत में मैं कमाने वाला सिस्टम चलाऊँ, लेकिन जिस दिन मेरे पास नहीं होगा तो मैं प्रिंट भी तो कर सकता हूँ। आपको तो ये टेंशन नहीं होगी कि आपको तो डॉलर चाहिए, कहाँ से पैसे दूंगा। हाँ, तो दैट इज़ द क्वेश्चन। इसको कहते हैं कि क्रेडिट वर्थीनेस। मतलब डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड में एक ही मुल्क के जो क्रेडिट वर्थीनेस है वो है US। जैसे PKR में सेंट्रल बैंक है, अगर PKR का बॉन्ड हो तो पाकिस्तानी स्टेट बैंक उस पर डिफॉल्ट नहीं कर सकता किसी भी टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वो प्रिंट कर सकता है। अच्छा, इसको कहते हैं क्रेडिबिलिटी। मतलब आपसे बॉन्ड अगर PKR मैंने लेना है तो इसका मतलब है कि आपकी क्रेडिट वर्थीनेस में देखूंगा, जिस दिन आपके पास कैश ट्राइब होंगे वो बॉन्ड पे आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। अच्छा, लेकिन अगर सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगा कि मैं बॉन्ड इशू करता हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। पता है स्टेट बैंक के पास पैसे कम हुए, वो प्रिंट कर देगा। इसी तरह US बॉन्ड का भी है। अच्छा, तो ये नेशन स्टेट जो है ना, फीस में ये सारे जा रहे थे, क्योंकि अच्छा ये जो पैसे कमाए जा रहे थे ना, ये भी एजेंट बिहाइंड द सीन जो एजेंट थे वो तो US थे ना। चाइना में किसने इंडस्ट्री लगाई? US ने लगाई ना। तो उनके पास ऑप्शन भी तो नहीं था कि वो डॉलर के अगेंस्ट जाते, लेकिन अब वो अपने आप को ऊपर ले आए, फील कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट फील कर। ये वही है 1967 में जब यूरोप ऊपर आया, उसने कहा कि हम गोल्ड को जो है ना, अब हमें डॉलर नहीं चाहिए गोल्ड चाहिए। तो उसने कहा कि निक्सन ने, वो जो मैंने आपको स्पीच बताया था, उसने कहा कि भाई जाओ डॉलर कमाओ, गोल्ड ले आओ, मैं नहीं देता गोल्ड। यही वही गेम अभी। अच्छा, आप बता रहे थे कि गोल्ड की प्राइस क्यों हाइक कर रही है, बॉन्ड्स के अगेंस्ट वो बाय किया जा रहा है गोल्ड। उसमें मेन रीज़न रशिया यूक्रेन का इवेंट था। अच्छा, जब 2022 में रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, वो भी इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में है। अच्छा, कोई वो लैंड की इतनी नहीं है वो, क्योंकि US में कुवैत से बाहर निकल रहा था। अच्छा, डिसरप्शन की वजह से US में इन्फ्लेशन आया। कोविड-19 के डिसरप्शन से US में इन्फ्लेशन आ गया था। ठीक है। अब उस इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए दो चीज़ें ईज होने चाहिए थी। अच्छा, एक सप्लाई साइड, जिससे डिसरप्शन गुड्स एंड सर्विसेज इजीली मूव हो जाए, ठीक है। और दूसरा साइड ये था कि ये मॉनेटरी साइड से अपने इंटरेस्ट रेट को थोड़ा बढ़ाए, और क्योंकि उस वक्त इंटरेस्ट रेट जीरो था US में। अच्छा, जीरो था? एग्जैक्टली, ये आप पिछले 2010 से 2019 तक इंटरेस्ट रेट जीरो था। वाह,
अच्छा। तो वो उनके पास क्वेश्चन था, लेकिन सप्लाई डिसरप्शन इस पे तो रशिया का कंट्रोल या चाइना का नहीं था, लेकिन सप्लाई डिसरप्शन पे तो था ना कि इस इन्फ्लेशन को प्रोलॉन्ग किया जाए। तो उसने क्या किया, रशिया पे अटैक करके उस सप्लाई यूक्रेन पे अटैक करके सप्लाई डिसरप्शन को चोक कर दिया फौरन कुवैत के बाद। अच्छा, उससे उसका इन्फ्लेशन प्रोलॉन्ग हो गया यूएस का, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज वही कुवैत के बाद भी स्टेगनेंट रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिल रहे थे तो इन्फ्लेशन स्टेगनेंट रहा, लेकिन उसको फिर फाइट किया उसने इंटरेस्ट रेट हाइक से। 2022 से आप देख रहे थे यूएस मुसलसल इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा था और इन्फ्लेशन को काम डाउन कर दिया, लेकिन अब 3.75 पे है। अच्छा, अब यूएस का इंटरेस्ट रेट 3.7। एग्जैक्टली। अभी ये दूसरा मुंह था चाइना के पास कि वो या वो अटैक कर दे या ये ईरान कुछ करे और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को चोक किया जाए। लेकिन इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से चाइना को भी नुकसान हो रहा है और अमेरिका को, लेकिन इसका अभी जो इन्फ्लेशन आएगा, अभी मैं आपको एक और प्रेडिक्शन दूं कि पूरी दुनिया में एक सीवियर किस्म का इन्फ्लेशन आने वाला है। अच्छा, अगर ये $100 पर बैरल से ऊपर रहे पर द नेक्स्ट क्वार्टर, ये समझ नेक्स्ट क्वार्टर में अभी 2 महीने हैं। अच्छा। तो ये जो इन्फ्लेशन पिछला आपने देखा था वो आप भूल जाएंगे। अब वो जब इन्फ्लेशन आएगा वो यूएस में भी आएगा, तो यूएस उसको इंटरेस्ट रेट हाइक से अभी फाइट नहीं कर सकता। एक कास्ट इसका है, क्योंकि अगर वो हाइक करेगा तो उसका जो डेट है ना, वो जो डेट है वो, क्योंकि उस अभी डेट का मैं थोड़ा सा बता दूं कि इस वक्त यूएस $1 जो रेवेन्यू में कमा रहा है उसमें 90 सेंट इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। जो उसने डेट लिया हुआ है ना उसके कर्जे में जा रहा है। अच्छा, मतलब जो यूएस ने कर्जा लिया हुआ है उसके सूद में 90 सेंट, $38 ट्रिलियन का जो कर्जा इस वक्त यूएस पे चढ़ा हुआ है ना, उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है ना, उसमें जो $1 ये कमा लेता है ना, उसमें से 90 सेंट उसमें जा रहा है। अच्छा, अमेरिका अपना जो कर्जा उतार रहा है उसमें जा रहा है? नहीं, उतार नहीं रहा। अच्छा, इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। अच्छा, अब अगर लेट सपोज इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे यूएस इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, तो डेफिनेटली कर्जे की इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाएगी। तो फिर वो वहाँ पे गवर्नमेंट को डिफॉल्ट कर सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट अगर ये 100 सेंट से ऊपर हो जाए, मतलब 100, मतलब उस $1 के से बाहर हो जाए, तो डेफिनेटली वो क्रेडिट वर्थीनेस का मसला आ जाएगा ना। एक ये है। और अगर ये इंटरेस्ट रेट घटाते हैं तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। लेकिन ये फिर भी कैलकुलेटेड है उससे कि अगर वो पीस में जाएं और हम चाइना को सरवाइव करने दें। सारी कैलकुलेशन आप बता रहे हैं मुझे कि यूएस ने इतना कैलकुलेट किया हुआ था, चाइना भी कैलकुलेट करके बैठा है। चाइना को भी पता है कि भाई मुझे भी नुकसान हो रहा है, ईरान का भी इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो गया, यूएस को भी अच्छा खासा, अभी यूएस एक किस्म के डू एंड डाई सिचुएशन में है कि अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तब भी मरता है, कम करता है तब भी मरता है। बिल्कुल ऐसे। तो जंग से पहले क्या ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं की गई थी? 100% की। मैंने आपको कहा कि इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा थी कि आप उसको ऐसा रहने देते, वेनेजुएला को और ईरान को ऐसा रहने देते तो फिर अपने मौत मर जाता। अभी तो चांस है ना, फाइट कर रहा है ना यूएस, अभी फाइट कर रहा है ना। अच्छा। तो अब पहले तो फाइट से भी बाहर हो जाना था क्योंकि ब्रिक्स ऑलरेडी प्रिपेयर बैठी है और चाइना ऑलरेडी काम कर रहा था। और ये अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, अभी आपको लोगों को नहीं पता, ये तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की आप बात कर रहे हैं। आप ताइवान का जो स्टेट ऑफ इलाका है ना, अब इस पर आप चाइना के पास अब लास्ट ऑप्शन ये रह गया कि वो जाके ताइवान पे अटैक करे। अगर वो नहीं करता तो वो फिर मरेगा। अच्छा, ताइवान पे अटैक करने के लिए ये है कि चाइना इधर यूएस को एंगेज किया जाए फुली तौर पे, उसको एग्जॉस्ट किया जाए, तका दिया जाए, फिर जाके चाइना जो है ना उधर से भी अटैक कर दे। तो आप दो स्टेट्स जो दुनिया के ग्लोबल आर्डर के दो आर्टरीज है, जिससे पूरी दुनिया के ग्लोबल आर्डर जो ट्रेड है वो डिटरमिन हो रही है, आप दोनों को चोक कर देंगे। दोनों को चोक कर देंगे तो ग्रेट डिप्रेशन की तरह एक ग्लोबल मेल्टडाउन स्टार्ट होगा। और यहाँ पे देखें ना, चाइना ने एक बड़ी प्यारी मूव किया है। मेरा ख्याल है कि ताइवान है ना जो सबसे ज़्यादा चिप्स बनाता है। एग्जैक्टली। तो चिप्स की एक इंडस्ट्री है, चिप्स की इंडस्ट्री है। तो अब वो भी चीख रहे हैं कि भाई हमारे पास तो रॉ मटेरियल नहीं पहुँच रहा हॉर्मस की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। और मतलब कि जो भी चिप्स बनाने के लिए भी मेरा ख्याल है कि शायद कोई वो मिनरल्स चाहिए होते हैं, रेयर अर्थ मेटल जो है ना वो चाहिए, उनकी सप्लाई भी मेरा ख्याल है ये स्ट्रेट की वजह से बंद हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो स्ट्रेट ऑफ मलाका जब होगा तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर। लेकिन ये चीज़ भी क्या यूएस ने कैलकुलेट नहीं की? अब मैं यही पूछने वाला था आपसे कि ये सारी कैलकुलेशन, अब इसमें कैलकुलेशन ये है ना कि ये आप ये समझ लेना कि जैसे मैंने आपको कहा वर्ल्ड वॉर 2 का एंड जब हुआ वो दुनिया के डिस्ट्रक्शन पे हुआ, ठीक है, इधर इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन होगा। अच्छा, वो डिस्ट्रप्शन के बाद जो है ना जब दुनिया चीखेगी और दुनिया फिर वो जो मैंने आपको बताया साइबर सिक्योरिटी का वारफेयर होगा। साइबर सिक्योरिटी की वारफेयर में जो लीड मर्ज करेगा और फिर इसके बाद देखें, अब साइबर सिक्योरिटी में आपको एक चीज़ मैं बता दूं, बिटकॉइन को थोड़ा सा मैं एंटर कर दूं।
क्योंकि हम बिटकॉइन एक वॉल सिटी है डिजिटल पेमेंट में। वॉल सिटी मतलब ये है कि इसका जो SHA-256 है ना, वो मोस्ट सिक्योर प्रोटोकॉल है, जो क्वांटम कंप्यूटर को भी 8 लॉजिकल बिट लगेंगे। जब दुनिया फ्रीज हो जाएगी ना डिजिटली, तो फिर इस SHA-256 एक वॉल सिटी की तरह नजर आएगा, और जो वेल्थ इस नेशन है ना, जो $400 ट्रिलियन है, वो प्लग करेंगे इधर, इस इवेंट के दौरान ये करेंगे। नहीं समझ आई, थोड़ा आसान प्लीज। मतलब ये है कि आप अगर डिजिटल, आपका डॉलर कैश में नहीं है आपके पास, या आपकी मनी कैश में नहीं है, तो वो डिजिटल सिस्टम में होता है। डिजिटल सिस्टम में, डिजिटल सिस्टम अगर लेट सपोज सेंट्रलाइज डेटाबेस है ना, तो वो तो चोक हो जाएगा। हाँ ठीक है, वो तो मतलब फ्रीज हो जाएगा। अब उसमें एक डिसेंट्रलाइज आइलैंड है, ठीक है, जो कि मोस्ट सिक्योर प्रोटोकॉल है, जैसे SHA-256 कहा जाता है। ठीक है, वो SHA-256 जो है ना, वो एक लोगों को, वो जैसे शाम को आप घेरते हैं और फिर वो उसमें वो टोकरी में चला जाता है ना, तो इसी तरह वेल्थ को ये मूव होगा, ये लोगों को नचाते हुए अपने वेल्थ को बचाना होगा, और अपने डे टू डे परचेसिंग पावर के लिए भी बिटकॉइन को यूज। लेकिन बिटकॉइन की टोटल सप्लाई किसके पास है? मैक्सिमम सप्लाई यूएस के पास है। तो फिर जब वो देखे, उसने फ्रीज भी कर दिया सिस्टम को, लेट सपोज, फिर लोगों को जब बताया कि भाई लोगों के पैसा भी बिटकॉइन में आ चुका है, तो ये बिटकॉइन स्टैंडर्ड ले आएंगे और इनके पास जो गोल्ड होगा वो 1% का नहीं रहेगा। फिर तो ये दोबारा से जैसे डॉलर के थ्रू वर्ल्ड डॉलर को लिंक किया जाएगा बिटकॉइन से, हाँ, USD1 के साथ। तो वो जब लिंक होगा तो रिटेल के लिए भी सिस्टम मनी, अब तक जो मनी रेल थी वो इंस्टीट्यूशन के लिए थी डॉलर की, मतलब हम लोग डॉलर में पे नहीं कर रहे थे, हम अपने लोकल करेंसी में कर रहे थे। आगे जाके आपकी लोकल करेंसी नहीं होगी, वही होगी USDT। और फिर ये मैं ये बता रहा हूँ, अगर US अपने ये पूरी कैलकुलेशन, ये पेन से गुजरेंगे, ये दोनों पेन, दुनिया भी पेन से गुजरनी है, US ने भी पेन से गुजरना है, चाइना ने भी गुजरना है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। एक लीडर ने इमर्ज होना है, ये वो 4th क्वार्टर में हम एंटर हो चुके हैं। अब इसमें इंडिविजुअल और पाकिस्तानी के लिए क्या है, हमारा क्या बनेगा? इसमें आपने ये पूरा गेम समझना है। गेम समझ के इंडिविजुअल भी इससे निकल सकेंगे और नेशन स्टेट भी निकल सकेंगे। मतलब अगर मुझे पता है कि बिटकॉइन स्टैंडर्ड बनेगा, तो आज मुझे बिटकॉइन होल्ड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को, कोई 10%, 15%, जो भी आप अफोर्डेबल में। लेकिन आपको हेज मिलेगा जब उसकी वैल्यू सर्च कर जाएगी, $100 मिलियन से भी ऊपर से आ सकती है, मतलब आपको बहुत कम लगेगा, लेकिन हो सकता है अगर ये हुआ तो फिर बिटकॉइन $100 मिलियन कुछ भी नहीं है, फिर इससे भी ऊपर जाएगा, क्योंकि वो फिक्स सप्लाई है और इसमें $900 ट्रिलियन ने आना है, वो ऐसा टोटली उधर पार्क होगा। तो फिर इसका मतलब है कि जिसके पास फ्यूचर में बिटकॉइन होगा, अगर बिटकॉइन स्टैंडर्ड पे जाते हैं, जैसे पिछले दौर में गोल्ड स्टैंडर्ड था, तो गोल्ड जिसके पास था वही नेशन स्टेट सर्वाइव कर रहा था, तो इसी तरह ये होगा। इसके लिए आपके पास, हम जैसे नेशन के लिए गोल्ड और बिटकॉइन दोनों को पोर्टफोलियो में दोनों होना चाहिए, क्योंकि हम एक को वेट दे रहे तो दूसरे को भी वेट देना चाहिए। कोई सरप्राइज हो सकता है, क्योंकि ये एक हिस्ट्री है कि जिस फाइनेंशियल सिस्टम का जो इलीट होता है वो मरता है उसमें। ये हमने पिछले सारे इसमें देखे, ये यूनिक केस होगा कि US इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर चुके कि नहीं, मैंने अगला 100 साल भी चलाना है सिस्टम को। अच्छा, अब थोड़ा सा ना कॉमन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। जी। हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि सऊदी अरेबिया रियाल में अपना पेट्रोल क्यों नहीं बेचता, अपना तेल क्यों नहीं बेचता, ऑयल। बिल्कुल ठीक है, तो उसमें आपने हमें एक बड़ी अच्छी वो पेट्रो डॉलर की हमें बताया, जो एग्रीमेंट हुआ था उसके बारे में बताया। लेकिन अब देखें, इतनी ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन बन चुकी है सऊदी अरेबिया के लिए। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अगर देखा जाए हम ठीक है, इंसान हैं, इस दुनिया में फाइनेंशियल सिस्टम में रह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम मुसलमान भी हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो हमारे मुस्लिम नेशंस को जो लीड कर रहा है ज़्यादातर, वो सऊदी अरेबिया ही कर रहा है। और जो मुस्लिम नेशन का जो लीडर है, उसके बारे में ट्रंप कह रहा है कि ही किस माय एस, ऐसे ठीक है। तो इस हालत में भी क्या अब भी कोई चांस है कि सऊदी अरेबिया भी चाइना की तरह थोड़ी सी आंखें दिखाए कि भाई ये पेट्रोल लेना तो रियाल में लो? चाइना ने आंखें दिखाई है, तो मतलब अब ईरान ने तो हल्की सी दिखाई है ना कि वो तो एक तरह का प्रॉक्सी वार लड़ रहा है ना। हाँ। मतलब अब ये भी थोड़ा लोगों को लगेगा, लेकिन चाइना के प्रॉक्सी वार ईरान इस वक्त लड़ रहा है। अगर चाइना की बैकिंग ना हो तो ईरान ये जंग नहीं लड़ सकता 2 हफ्ते भी। ये अच्छा। मतलब ये जज्बा और जो मिसाइल फायर हो रहे हैं ना, इसके कास्ट है। जज्बा बहुत मेन रोल प्ले करता है विद वेपन। अच्छा, लेकिन वेपन की सप्लाई भी तो मुसलसल होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए। वो कहाँ से हो रही है? तो इसका मतलब है, मैं इस कंटेक्स्ट में अब आते हैं आपकी जो गल्फ वाले क्वेश्चन है। हाँ। अगर मैं एक शेख हूँ, जो मतलब लीडर हूँ मैं, अब मेरा किंग। अच्छा, पहले थोड़ी देर पहले भाई ट्रंप थे, अब मोहम्मद बिन सलमान है। अच्छा। तो अब मुझे ये देखना है कि मेरे पास चॉइसेस क्या है। मेरी जो आपने देखा अरब स्प्रिंग के थ्रू
लीडर जब इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है या जो यूएस चाहता है तो उसको मतलब उसको सबक से सिखा दिए काफ़ी सारे को। इनका नज़रियाती ग्राउंड भी लो है। इन्होंने इकोनॉमिक अपने आप पे इकोनॉमिक मतलब ये जो गल्फ है ना, इन्होंने अपने आप को इकोनॉमिकली साउंड किया हुआ है कि इन्होंने कहा कि हम पैसे कमा रहे हैं अच्छी स्ट्रेटजी से, हम दुनिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और ईरान का ये नहीं था, ईरान ने टेलियोलॉजिकली अपने आप को साउंड किया। उसने कहा कि हम कम खाएंगे कम लेंगे लेकिन हम किसी के सामने झुके नहीं। ये दो अलग आइडियालॉजी है इसमें। अब मसला क्या हुआ है? मसला ये है कि जो पेट्रो डॉलर की एग्रीमेंट में ये लिखा गया था कि आपने डॉलर में बेचना है, तो वो डॉलर जैसे मैंने आपको कहा कि उसके थ्रू आपने बॉन्ड ख़रीदा है। हाँ। अब अगर आप उससे निकलना चाहेंगे तो आपने बॉन्ड को रिप्लेस करना है ना। मतलब कि जो डॉलर आपने तेल बेचा था उसके अगेंस्ट आपने लिए थे अमेरिका से यूएस डॉलर के बॉन्ड्स। अब जब आपने इस खाते में से निकलना है, यूएस के कैद में से निकलना है, तो आपको वो बॉन्ड सेल करने पड़ेंगे। तो एक इकोनॉमिक एनालिसिस है जो मैंने आपको बताई कि इसकी वैल्यू गिरेगी वो जो प्रिंटिंग ऑफ डॉलर करेगा। हाँ, डॉलर। दूसरे सिनेरियो आपको मैंने अभी नहीं बताई, वो उससे सिवर का आप यूएस के साथ कन्फ्लिक्ट में चले गए तो वो रशिया की तरह आपको फ्रीज कर देगा, तो फिर आपको ये टका भी नहीं देगा और आपका बॉन्ड फ्रीज हो जाएगा। मतलब जितना आज तक तेल बेचा वो सारा मुफ्त खाते में चला मतलब आपका बॉन्ड में नहीं पे करता, भाई जाओ आप जो करने कर लो। फिर इसके बाद क्या होगा? ये इनकी किंगशिप भी नहीं रहेगी क्योंकि कुछ दौर बाद, और इससे जो इंस्टीट्यूशन इसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें काम कर रहे हैं ना, जो बड़े बड़े जाइंट्स है, ये जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं बाकी चीज़, ये भी तो चाहे जाएंगे ना। तो ये फिर वही सहराई वाला माहौल होगा, इनके पास ऊंट होंगे और खेमे होंगे और कुओं से पानी निकाल रहे हैं, यही। तो अब मुझे नहीं लगता कि हाँ अगर चाइना यूएस को हिट कर दे किसी तरीके से, अच्छा, फिर इनके पास चॉइस बच जाएगी क्योंकि उनको फिर बॉन्ड की जरूरत नहीं होगी। यूएसए से कहेगा, चाइना कहेगा कि भाई मेरे मनी रेल में आप ऑयल बेचना शुरू कर दे और मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। वो एक सिनारियो है। लेकिन अगर यूएस डोमिनेट करता है तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इनके तो मिसाइल भी वो है जो इन्होंने यूएस से खरीदे। और कमाल हो गया वैसे, अमेरिका की स्ट्रेटजी को आप दाद देते हैं ना। डेफिनेटली अपने पैसों से पहले असला भेजा, असला से इन्होंने डाल लिए, वही असला इन्होंने अपने सेल्फ सिक्योरिटी के लिए यूज़ नहीं किया बल्कि उनके जंग के लिए यूज़ कर रहे। कहने कमाल नहीं हो गया? मतलब कि पहले पैसे दे के असला बेचा सऊदी अरेबिया को और फिर वही असला सऊदी अरेबिया की जंग तो थी नहीं, अपनी जंग के लिए भी इस्तेमाल कर दिया और अब उनको कह रहा है कि जो जंग पे खर्चा आया वो भी तुम लोग दोगे। एग्जैक्टली, क्योंकि हम आपको बचा रहे हैं, जबकि उनका तो लफड़ा ही नहीं था ईरान के साथ। तो बस ये तो एक कास्ट है ना, जो उन्होंने पहले इतने अयाशी की, इतना एंजॉय किया, तो कुछ तो वो पे करेगा ना। ये एक स्ट्रेटेजिकल मूव है। मैंने आपको कहा कि हर स्ट्रेटेजी का एक दो साइड है, आपने कैलकुलेट करना। ये तो हमारे जहन में जो चीज़ें चल रही होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है जो उधर के लेवल। अब अगर वो इतनी स्टेटमेंट वॉर में दे रहा है, वॉर में तो लोग बंदे को बुलाता है और उसको कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, और वो कहता है कि जा तू जो मर्जी, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते, और उसने कुछ किया भी नहीं और ना ही करेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर ये जो दुबई के साथ हो रहा है अभी फ़िलहाल में दुबई की आप देखें तो रियल एस्टेट भी गिर गई है। दुबई के अंदर से जो बुर्ज खलीफा, अबू कार्टेल नहीं है, अबू कार्टेल मुझे कॉल करके कहता है यार जो बुर्ज खलीफा के साथ 4-5 हज़ार डॉलर के ऊपर होटल में रूम मिलते थे ना, कहते वो $400 में भी कोई नहीं ले रहा। ऐसा ही है, ये हालात वहाँ तक पहुँच गए हैं। दुबई के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, मिस कैलकुलेशन तो दोनों मतलब सऊदी अरब तो फिर भी चले इफेक्ट में आ गया पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान इसमें स्ट्रेटेजिक रोल है, लेकिन उस पर मैं बाद में आता हूँ। आपके क्वेश्चन पे पहले आ जाता हूँ। दुबई थोड़ा सा ये समझा कि मैं अभी पैसे कमा रहा हूँ और मेरे पास लोग आ गए और मैंने सीख लिया कि किस तरह पैसे कमाने हैं, तो थोड़ा सा इनका एटीट्यूड डिफरेंट था। अभी ये पाकिस्तान को भी थोड़ा सा वो कर रहा था, और जो जियो पोलिटिकल फ्रंट पे ये थोड़ा सा अपने आप को यूएस को भी, लेकिन यूएस इससे एक और चीज़ दुबई से लेके जाना चाह रहा था। वो ये था कि अभी जैसे जेनिस एक्ट पास हुआ और अभी क्लैरिटी एक्ट आ रहा है, तो आपने देखा होगा दुबई में ब्लॉकचेन हब बन गया था। पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो जायंट्स थे वो दुबई में बैठे थे, हेड ऑफिस उस दुबई में। एग्जैक्टली। अब दुबई ने उसको फ्री जोन भी दिया था, सिक्योरिटी भी दे रहे थे। अब यूएस में ये चीज़ नहीं है, यूएस में रेगुलेशन टाइट है। तो ये इन्वेस्टर फीस में तो नहीं आ सकते थे दुबई से। अब उस क्लैरिटी एक्ट से पहले इनको लेके भी आना था ना, कि मतलब आप जिस बंदे को मैं बंदा भेजूँ और वो पैसे कमा रहा है और वो मुझे आके देखा मैं अब नहीं आ रहा, तो उसको वापस भी लेके आना है ना, क्योंकि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया ना। तो इसको दुबई का ये नुकसान है कि वो जो इन्वेस्टर है वो यूएस भाग गए, ठीक है। अब वो उसको ये लगेगा कि इधर सेफ नहीं है, तो अब वो यूएस के एजेंडे के ऊपर जिस मुल्क को टारगेट करेंगे ना, जो कि मेरे मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है पाकिस्तान होगा। ये मेरी असम्पशन है कि वो हो सकता है नेक्स्ट वो जो इन्वेस्टर है वो इधर आ जाए। उसकी भी मैं इकोनॉमिक रीज़न दूंगा, ऐसे नहीं।
तो वो अब दुबई को ये वाली चीज़ वापस, मतलब ये गल्फ रीजन वार के बाद सेम नहीं रहेगा, ये मैं आपको बता दूँ। मतलब ये आप लिख दे के ये ऐसा नहीं होगा कि ये जो पहले वाला सिचुएशन, इवन सप्लाई डिसरप्शन ख़त्म भी हो गई ना, सब चीज़ें चल भी खड़ी, तो एक तो ये कि डॉलर वही इसी तरह करेंसी में ट्रेड नहीं करेगा जो पहले करता था, डॉलर का ये नुकसान होगा। अच्छा। और युआन पैरेलली पेनेट्रेट कर जाएगा। अब ये आपने सुना होगा 2 शिप को उसने युआन में पेमेंट लिए, हाँ, लिए ईरान ने। ये क्यों? देखिए ईरान स्ट्रेटेजिक से इकोनॉमिक वॉर में आना चाह रहे हैं। मतलब हम तो लग रहा है कि, लेकिन उनको पता है कि क्योंकि वो बेकर को सपोर्ट कर रहा है कि भाई आपके लिए युआन का सिस्टम हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में लेके आ रहे हैं। लेकिन उसका कास्ट ये गल्फ का भी होगा। गल्फ को हिट इससे मुझे मतलब समझ नहीं आ रही कि ये दोबारा इस तरह रिवाइव कर जाएंगे या नहीं कर जाएंगे। ये अब मेरे इसमें मतलब क्योंकि ये जिस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हैं ना, उसके ऊपर जितना सप्लाई उस तरह नहीं होगी तो ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। मैं एक एनालिस्ट की अभी वो पिछले दिनों पॉडकास्ट देख रहा था, उसने कहा कि ये इसीलिए ईरान के साथ बराह रास्त जंग में भी नहीं आ पा रहे सऊदी अरेबिया, नहीं तो कितनी लान तान किया है अमेरिका ने सारे गल्फ के ऊपर। बिल्कुल ठीक है, दुबई के ऊपर किया है, कतर पे किया है, सऊदी अरेबिया पे किया है। उनको पता है कि भाई ईरान के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, एयरफोर्स ले जाएंगे। तो नहीं, वो असल में ना जब आपका शीशों का घर हो ना यस, तो आप फिर पत्थर वाली लड़ाई नहीं खेल रहे। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, तेहरान पे जाके बम मारेंगे। उन्होंने एक ड्रोन मार दिया बुर्ज खलीफा पे, तो जो रेस ही इन्वेस्टमेंट है वो भी लपेट देखिए। अब 2 वनरेबल केस रहा है। आप हार्श एनवायरनमेंट देखें ना, दुबई का हार्श एनवायरनमेंट है, तो आप शायद एनर्जी तो एक मसला है ना, लेकिन पानी का भी मसला है। पानी का मसला है, हाँ। तो अगर आपके वो पानी का जिस पानी फिल्ट्रेशन को हिट कर जाए, फिर खुद भी ये नहीं रहेंगे। बिल्कुल, डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा दें तो नहीं रहेंगे। उन्होंने धमकी तो दी है, उन्होंने अभी 31 टारगेट अटैक्स ईरान ने शाया किए ना कि ये हमारे निशाने पे हैं और हम इसी को हिट करेंगे। वो तो अमेरिका को हिट नहीं कर सकते और ना ही अमेरिका को इस वार में हिट किया जा सकता है। हिट तो ये होंगे, ये तो पोर फ्रंट में है, ये तो बहुत फ्रंट, तो इनके पास मतलब ये सबसे ज्यादा कोलेटरल डैमेज का शिकार होंगे। अच्छा, ये ट्रम्प कहता है जी कि मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूँ कि इन्होंने गल्फ को कैसे टारगेट कर दिया। ट्रम्प को पता था कि 100% पता था यार। मतलब आप मेरे साथ दोस्त हो, मैं लड़ाई में जाऊं और आप मेरे साथ खड़े हो और मुझे कोई नहीं मार सकता, तो आपको कोई छोड़ेगा? मतलब आप मुझे बाज़ाहिर लग रहा है कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे अगर कोई नहीं मार सकता तो आपको तो आपके एक्सेस उसके एक्सेस में हो तो वो तो छोड़ेगा आपको। ये भी बात है। अच्छा सलीम भाई, मुझे कभी कभार फील होता है या शायद गलत फील होता है कि पाकिस्तान एंजॉय कर रहा है इस वार सिनेरियो के अंदर। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान को इस जंग में कोई फ़ायदा या नुकसान ही है? हर मुल्क 2 चीज़ों को चूज़ करता है। मैंने आपको हिस्ट्री में बताया कि एक ने फाइनेंस को चूज़ किया तो उसका एक साइड जो डिफेंस साइड है ना वो वीक हो गया। ये हम इकोनॉमिक थ्योरी भी बताती है कि भाई डिफेंस को साइड पे करो, पॉलिटिक्स को साइड पे करो, इकोनॉमिक्स को, तब आप ग्रो करेंगे। अच्छा, ये समझ ले कि हम इंडिया की वजह से, क्योंकि हमारे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की वजह से हमारे पास वो इकोनॉमिक वाला विंडो ऑफ था और हमें इसी के ऊपर हमने जाना था, तो हमने स्ट्रेटेजिकली अपने आप को न्यूक्लियर टियर 1 नेशन में एडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, अब हमारा इकोनॉमिक मसला रह गया है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ काइन के 2 साइड है, कभी ये पे अप देगा तो कभी वो पे अप देगा। लेकिन जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में एंड में आपका ये जो आपने इकोनॉमिक्स वो नहीं किया और आपने स्ट्रेटेजिकली आपने इम्प्रूव किया तो इसकी पे अप देना शुरू हो जाता है। तो अब आप देखें, अगर पीस होगा तो पाकिस्तान की कोई रिलेवेंस नहीं होगी। अच्छा, क्योंकि इकोनॉमिकली हम डाउन है, पीस में वो नेशन ऊपर जाते हैं जो इकोनॉमिकली अप है। जिस दिन कन्फ्रंटेशन होगी पाकिस्तान की रिलेवेंस बढ़ती जाएगी। हम चाहते हैं कि लफड़ा गर्म रहे। नहीं, असल में हमने इन्वेस्ट इस पे किया है ना। हाँ, आपकी इन्वेस्टमेंट पे आप देती है व्हाट आप दोनों एट द सेम टाइम वो लीडर ही कर सकता है। देखिए चाइना अब क्या कर रहा है, मिलिट्री को भी दे के आ रहा है, इकोनॉमिक, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेज, मोबिलाइजेशन, अपना स्ट्रेचर होना चाहिए। नीचे कंट्रीज़ के पास फिर ये ऑप्शन एक में से एक चूज़ करना, या इकोनॉमी या डिफेंस। और अच्छा ये चूजिंग भी वही करवाते हैं। अच्छा, आपके पोर्टफोलियो देख के, जैसे बंदे को जॉब दी जाती है ना, हाँ। तो नेशन स्टेट को भी इसी की पोर्टफोलियो के, जैसे अब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, हाँ। बाज़ाहिर तो इकोनॉमिक्स में ये एक मेरिकल है कि देखो साउथ कोरिया कहाँ पहुँचा है, लेकिन ये तो एक कैपिटलिस्ट और कम्युनिज्म के दरमियान एक 2 कंट्री थे जो एक दिन स्प्लिट हुए। अब एक कैपिटलिस्ट था और दूसरा सोशलिस्ट था। सोशलिस्ट के पास इकोनॉमिक वो नहीं था, वो नहीं कर सकता था। इन्होंने इनको दुनिया को एग्जाम्पल बनाया, देखे आप जो ही कैपिटलिस्ट ज्वाइन करते हैं आप साउथ कोरिया बनते, तो हर जो कंपनी कैपिटलिस्ट ज्वाइन करते हैं वो साउथ कोरिया बनता है। ऐसा नहीं है,
वो इस वजह से कि वो एक फर्स्ट कंट्री का मूवर एडवांटेज था, लोगों को दिखाना था तो दिखा दिया। आप 1950 से अब तक जो ग्रोथ है ना, जिस कंट्रीज़ का आप निकाल दें, वो सेलेक्टिव ग्रोथ है। हाँ। जिसको यूएस चाहता था उसको ग्रोथ करवाया, जिसको नहीं चाहता था उसको नहीं करवाया। आईएमएफ के थ्रू ये कंट्रोल होता है सारा। अब आपने वो जो क्वेश्चन से पहले मुझसे पूछा कि भाई पाकिस्तान जो है ना वो क्यों नहीं ले रहा, ईरान और नहीं, मैं अब दोबारा पहले इसी सवाल पे रहूँगा कि पाकिस्तान को इस जंग का फ़ायदा हो रहा है या नुकसान? इस वक्त तो हो रहा है जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में। आपने देखे इन्वेस्टमेंट किया था कि आप अपने आप को जो है ना एक डिफेंस में अपने आप को एक एक्सपर्ट समझते हैं, और उसके साथ आपने इन्वेस्ट किया था, आपने न्यूक्लियर वॉरफेयर बनाया, आपकी आर्मी है लार्जेस्ट स्ट्रांगेस्ट। अब इस वक्त दुनिया को इसी शील्ड की ज़रूरत है, और वो शील्ड आपके पास है। इसीलिए गल्फ आपको देख रहा है, पहले आपको घास नहीं डाल रहा था, अब सारे आपको तरफ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़, इस सिनेरियो में आप मोर रिलेवेंट है। लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, इसको आपने लिवरेज के तौर पे यूज़ करना है। इसमें आपने इसको एक्सरसाइज नहीं करना। मतलब अगर आप इस वक्त सऊदी इफेक्ट में है ना, तो आप कहेंगे नहीं मैं तो सऊदी इफेक्ट में हूँ, मैं जाके ईरान को हिट करूँगा, तो आप मर जाएंगे। इसको लेटर आपने ये जो अभी जो पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजी अपनाई नेगोशिएशन वाली, ये बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। इसमें क्या है कि आप ये कहते हैं कि मैं तो सालिस हूँ, मैं इस जंग को ख़त्म करना चाहिए, वो भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, आप ईरान को भी लेवरेज दे रहे, सऊदियों को भी दे रहे, अमेरिकन को भी दे रहे, चाइना को भी दे रहे। तो दिस इज़ अ गुड स्ट्रेटेजी कि आपके पास पावर हो, फिर आप एज ए लेवरेज के तौर पर इसको यूज़ भी करें। लेकिन समहाउ आप पार्टी बन गए, वो फिर कास्टली भी होगा, इकोनॉमिकली भी, एक साइड पे दूसरे साइड कभी कभार अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। वो 100%, क्योंकि जो चेस के गेम में ना, वो हमेशा जो बादशाह है ना, वो लास्ट में मरता है। जैसे देखें ना, बड़ा अंडरमाइन किया पहले इंडिया ने पाकिस्तान को, ऐसा ही कि ये तो बच्चे हैं, इनको तो हम कान से पकड़ के मारेंगे। नहीं, वो ये इवेंट करना चाह रहे थे ना, तो पहले आपको टेस्ट कर रहे थे। देखिए आप, मेरे ख्याल में मुस्लिम कंट्रीज़ में एक ही कंट्री है जो समहाउ उस सिक्योरिटी के उस टेयर पे आ गई है कि जो टॉप नेशन है उनके पास जो टूल्स है ना। अब देखिए चाइना क्यों पाकिस्तान को इन्वेस्ट कर रहा है, उधर से वो इंडिया को वो बना गए कि भाई चाइना को कंटेन करना था, इधर से पाकिस्तान मतलब अमेरिका उसको रशिया के लिए भी यूज़ कर रहा था और चाइना इसको इंडिया के लिए यूज़ कर रहा था। तो इन्होंने ये दोनों लेवरेज ले लिए, और इन्होंने ये दोनों, वो उसको उतना टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसका मेन मोहरा था इंडिया, यूएस का मेन मोहरा इंडिया था, इनको सिर्फ कैलकुलेटेड एज देता था। लेकिन चाइना का ये मेन मोहरा बन के इन्होंने फिर अपने आप को पोजीशन किया। फिर उसका एक टेक्नोलॉजिकल टेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ चाइनीज़ वारफेयर सिस्टम है, दूसरे यूएस का है। अब उसका बैटलफील्ड क्या होना चाहिए? बैटलफील्ड एक दोनों का ये परफेक्ट बैटलफील्ड था। मतलब चाइना और अमेरिका डायरेक्ट तो आपस में लड़ेंगे, वो तो डिवास्टेटिंग इफेक्ट है ना। तो आपने दोनों पान को लड़ाना था, वो दोनों पान लड़े, फिर उसको फिर ख़त्म कर दिया। आपने टेस्ट किया कि भाई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए मतलब कि आप कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का जब तक ये प्रेशर बना हुआ है, अच्छी चीज़ है ये एक, मतलब इसको अगर आप स्ट्रेटेजिक टेस्ट नहीं करना चाहिए। टेस्ट में आप मरेंगे ना, मतलब मीनवाइल अपने डिफेंस में तो करना चाहिए, दूसरे के डिफेंस में जाके अपने आप को नहीं मरवाना चाहिए। ये वैसे मैं समझता हूँ, बाकी तो हमारे पॉलिसी मेकर बेहतर समझते हैं। लेकिन इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी के लिए आपने अपने आप को ऐलान करना। अच्छा, इसमें एक पाकिस्तान के लिए एक विंडो है। अब आप देखें आपके पोर्ट्स पे ट्रैफिक बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है? पोर्ट्स पे बढ़ रहा है, हमारे एयरपोर्ट के ऊपर गल्फ वालों के जहाज खड़े हैं। क्योंकि देखे, एक इंटरनल सिक्योरिटी से आप मार खा रहे थे, लेकिन एक्सटर्नल सिक्योरिटी शॉक से तो आप नहीं, आप मिसाइल से तो नहीं मार खा रहे ना। जो हमारी न्यूक्लियर अम्ब्रेला है उसने हमें बड़ा स्ट्रांगली अल्हम्दुलिल्लाह महफूज किया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब इंटरनल सिक्योरिटी का तो हल है, आप मतलब वॉल बड़े कर देंगे, आप सिक्योरिटी बढ़ा देंगे, लेकिन एक मिसाइल का तो आपके पास कोई हल नहीं है। उसके लिए तो आप मिसाइल ही मारेंगे। अब ये है कि पाकिस्तान इसमें एक इनके जो फोर्ट्स है ना, वो क्योंकि शिप जो आ रहे हैं ना, वो बाय एयर उस दुनिया के दूसरे कोने से नहीं आ सकते कतर और यूएई के लिए। वो आते हैं इधर, होते हैं अनलोड होते हैं, या तो इधर स्टोरेज में चले जाते हैं या फिर बोट्स के थ्रू उधर मूव होते हैं, क्योंकि इनके शिप भी हॉर्मज़ में चल सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी जो है ना, और इस तरह चाइना की भी सप्लाई इससे थ्रू जा रही है। फिर इधर अफगानिस्तान के भी अब मूड चेंज हो गया कि हम क्योंकि उनको था चाबहार का, तो वो मर गया चाबहार, तो अब नहीं रहा। तो अब उसको पता चलेगा, क्योंकि अब तक अफगानिस्तान क्यों आंखें दिखा रहा था, उन्होंने कहा कि भाई इनकी हमें इसकी पोर्ट की, वो तो लैंडलॉक कंट्री है ना, उन्होंने कहा हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो मदर से मिल रहा है हमें। और उसने अपने, अब क्या है कि एक ही रूट बच गया, वो है पाकिस्तान का। तो उनका मूड चेंज हो गया, वो कह रहे हैं कि हम मतलब सुलह के लिए तैयार है। तो दैट इज़, ये अब लेवरेज है। लेकिन इस लेवरेज को इस बाइपोलर वर्ल्ड में इस तरह स्ट्रेटेजिकली यूज़ करना है कि इसमें आप मैक्सिमम गेन ले लें।
बजाय इसके कि जैसे हम पहले वन पार्टी प्ले करते थे और उसमें हमने मार ही कहा है ना, हमने 1949 में एक पार्टी प्ले किया ना, इंडिया ने बाई पार्टी प्ले किया, 9/11 में भी हम वन पार्टी बने। तो करना चाहिए, लेकिन मतलब इस वक्त आप दोनों से फायदा उठाए, इधर से भी फायदा उठाए, उधर से भी फायदा उठाए। इधर से पाकिस्तान के उन्होंने 20 जहाज पाकिस्तान का फ्लैग लगा के गुजरने दिए, तो ये वो इस वजह से थोड़ा पाकिस्तान ने कैश किया। एक सप्लाई रूट है ना ईरान को, वो यही है, पाकिस्तान है, यही है, चाइना का दरमियान पाकिस्तान ही तो है। तो यही चीज़ है कि ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंडिया की चीखें निकल रही है कि इंडिया इररिलेवेंट हो गया बजाय माइटी के, लेकिन उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसा नहीं है। माइट है इसके पास, उसके पास इकानमी भी है, लेकिन समहाउ आप अगर देखें जंगी आलात में हम सुपीरियर है, हमारा डोमिनेंस ज़्यादा हो गया, हमने एयर स्पेस पे डोमिनेंस शो की। हमारा इकोनॉमिक्स डाउन है, लेकिन हम स्ट्रेटेजिकली और वो जो डिफेंस में वो हम ज़्यादा, इसलिए वो इकानमी का रोल रो रहे हैं, लेकिन इकानमी इस वक्त मैटर नहीं कर रही ना। देखिए दुबई से ज़्यादा इकोनॉमी थी। एग्जैक्टली। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको बड़ी अच्छी तरीके, तो हम अपना देखें यूएस को हमारी क्यों ज़रूरत है अभी इस फाइनेंशियल सिस्टम में, दुबई और इसके अलावा एक इमर्जिंग कंट्री वो चूज़ करेंगे जिससे वो ये जो न्यू रेल, जिसमें ब्लॉकचेन रेल की मैं बात करूं बिटकॉइन के, उसके लिए वो एक कंट्री चूज़ करेंगे, अंडर डेवलप कंट्री, जिसको वो ये टेक्नोलॉजी दे देंगे कैलकुलेटेड वैसे, और उसका इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा देंगे दुनिया को, जैसे साउथ कोरिया है। अब मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान उसके लिए बेस्ट सूटेड है, क्योंकि हम, लेकिन पाकिस्तान डिफेंस में भी अच्छा है, तो क्या इतना अफोर्ड करेगा अमेरिका? हाँ, वो कैलकुलेटेड होगा ना। कैलकुलेटेड मीन के आप डिफेंस देखिए, समहाउ आप डिफेंस तो हम अचीव कर गए हैं, लेकिन उनकी भी ज़रूरत है ना, वो न चाहते हुए हमें करेंगे। हमें भी दोनों फ्रंट हमने ओपन रखे हैं, हम उधर भी नेगोशिएशन करें, इधर भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो इसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं। हम अपने कराची, हम अपने गवादर को भी दुबई बना सकते हैं, और हम अपने इस्लामाबाद को दुबई की तरह कैपिटल भी बना सकते हैं, और इसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हाँ, हम अगर इस तरह कैलकुलेटेड है तो एक बेस्ट मौका है, मुझे लग रहा है कि ये हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। हाँ, इसमें पेन ज़रूर हम अभी बर्दाश्त करेंगे अभी, जब क्योंकि हम डिपेंडेड है इस रूट पे। अच्छा, यहाँ पे मेरा अब एक बड़ा खूबसूरत और सादा सा सवाल है। इन सारे सिनेरियो के अंदर अमेरिका ने कहा कि भाई रशिया से हम सैंक्शंस उठा रहे हैं, जिसने रशिया से तेल लेना ले लो जी, ठीक है। रशिया ने भी बड़ा माल बनाया, क्योंकि जो उसका 60-70 बैरल में, बल्कि उससे भी कम में बिक रहा था, उसने 109-108 में बेचा, वैसा ही है, ठीक है। अच्छा, इसी दौरान अमेरिका ने कहा कि हम ईरान से भी सैंक्शंस उठा रहे हैं, ऐसा ही है। दुनिया को उन्होंने ये बताया कि ताकि जो मार्केट है ना वो थोड़ी सी स्टेबल रहे, ऑयल मार्केट, बिल्कुल ठीक है, हम इसको स्टेबल रखने के लिए ये सैंक्शंस उठा रहे हैं। वला आलम बैक एंड के ऊपर जो भी सिनेरियो था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा ही है। लेकिन मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल ये है कि भाई हमारे साथ चाइना का बॉर्डर लगता है, हमें तो वो शिप्स की भी ज़रूरत नहीं है, हमारी तो वहाँ से डबल कैबिनें भी भर के आ जाती हैं, ड्रम रख के भी हम तेल ले सकते हैं। बिल्कुल। तो स्टिल पाकिस्तान के अंदर ऑयल की प्राइसेस क्यों हाई हुई? हम तो सऊदी अरेबिया से ऑयल ले रहे हैं, आपके इस्लामाबाद में, लाहौर में अरामको के पंप हैं, वो किसके हैं? ऐसा ही है, सऊदी अरेबिया के हैं। हम ईरान से भी ले सकते हैं, हम रशिया से भी ले सकते हैं, तो हम क्यों, हमारी क्यों ऑयल प्राइसेस हाई हो रही हैं, हम क्यों नहीं ले रहे उनसे? इसमें मनी रेल का इफेक्ट है। देखिए, अगर आप डॉलर के थ्रू जाएंगे ना, स्विफ्ट वाले सिस्टम जो सर्किट है ना, उसके थ्रू जाएंगे तो आप किसी भी से लेंगे तो आप वो जो मार्केट प्राइस है उस पर आपने लेना है, चाहे आपके साथ बॉर्डर लगा हो। अब दुबई में ऑयल प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं? वो तो साथ ही है ना, वो दो बॉर्डर लगा हुआ है, उसका तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की ज़रूरत नहीं है, और उधर ऑयल बिक नहीं रहा है तो वो इधर आना चाहिए ना। हाँ, लेकिन दुबई में भी ऑयल की प्राइस बढ़ रहे हैं। वो ये है कि आप पेमेंट चैनल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका को आपकी रशिया ऑयल की या ईरान ऑयल की मसला नहीं है, वो एक इकोनॉमी को सैंक्शन करता है ना, तो उसके लिए वो मनी रेल बंद कर देता है। अच्छा, कि भाई इस मनी रेल पे अब कोई ट्रांजैक्शन इसके साथ नहीं करेगा। अब उनके पास, क्योंकि उस दुनिया की सारे ट्रांजैक्शन उस एक मनी रेल पे हो रही है ना, वो स्विफ्ट डॉलर सिस्टम पे ना, अब वो जो कंट्री है जिसके पास सप्लाई है ना, वो अल्टरनेटिव चैनल पे आ जाता है। अल्टरनेटिव चैनल के मतलब एक बॉर्डर से वो किया, ड्रम में लेके गया, शिप तो आप लेके, शिप का भी ख़तरा होता है क्योंकि रूट्स को कंट्रोल करता है यूएस में। फिर पेमेंट का सबसे बड़ा इशू आ जाता है कि भाई अगर मैं पाकिस्तानी रुपये हूँ और मैं ईरान से ले रहा हूँ, वो मेरे पीकेआर तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। ये तो हमारे जहन में कि हमारे पीकेआर, दूसरे नेशन को पीकेआर नहीं चाहिए, उनको थर्ड करेंसी चाहिए। अभी रिसेंटली रशिया और इंडिया का जो ऑयल ट्रेड हो रहा था ना, वो रूबल में हो रहा था, लेकिन रूबल जाके युआन में सेटल हो रहा था, दरहम और युआन में सेटल हो रहा था।
एंड में अच्छा। वो दुबई में जाके युआन और इसमें सेटल हो रहा था। अच्छा, वो बेक कर रहा था चाइना। अगर वो ना करते ये दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेड ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि सिप मैंने आपको कहा एक सिस्टम है चाइना का जो स्विफ्ट का पैरेलल है। देखिए रेल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि आपने पटरी बिछानी है, ट्रेन तब चलेगा। तो अगर आप तेल ले रहे हैं और एक दूसरे, हाँ एक तो ये कि एक इसके अंदर लूप होल निकलता है वैसे बिटकॉइन क्रिप्टो में तो ये रेल किसका है? नहीं, क्रिप्टो में तो ये पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो हैं रहे हैं, लेकिन ये रेल किसका है? तो डिसेंट्रलाइज है, पता तो नहीं लगेगा ये तो किसी आपको को। डिसेंट्रलाइज है। अब आपने रिसेंटली देखा ओएसी एक यूएसए उसने रशिया के पेमेंट बंद कर दिए थे, फिर उसने अपने माइनर लगा दिए, क्योंकि माइनर देखे ये ट्रांजैक्शन कौन सेटल कर रहा है, ये माइनर कर रहा है ना। हैश रेट कौन कंट्रोल कर रहा है इस वक्त बिटकॉइन का? ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। एक्सचेंजेस के बारे में कहा जाता है कि ये डिसेंट्रलाइज है, ऐसे ही है, ऐसा ही है। ठीक है। मेरे खिलाफ एक पोस्ट लगी एक वेल नोन एक्सचेंज के ऊपर, मैं उसका नाम नहीं लेता, मेरे खिलाफ एक पोस्ट लगी। उसका जो कंट्री हेड मैनेजर और जो उनके CFOs वगैरह थे वो मेरे कांटेक्ट में थे। मैंने उनको कॉल की कि ये आपके सोशल प्लेटफॉर्म जो उस क्रिप्टो का सोशल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर मेरे खिलाफ पोस्ट लगी है, ये क्यों लगी है और ये गलत है, ये मिसगाइड किया जा रहा है लोगों को। विद इन 15 मिनट्स वो पोस्ट रिमूव हो गई। तो कहाँ गया डिसेंट्रलाइज? ये देखें, इसके आपने हायरार्की समझनी है। फ्रीडम की भी हायरार्की है और मनी की भी हायरार्की है। मतलब हायरार्की एक लेवल पे ना फ्रीडम कंट्रोल कर किया जाता है, वो आपको देते हैं एक लोअर लेवल। मतलब लेट सपोज अभी हम जैसे लोग हैं ना, हमारे मिनिमम ट्रांजैक्शन है, इस पे हमें सेंट्रल बैंक ने भी फ्रीडम दी है कि आप एक दूसरे के साथ करो, लेकिन एक मनी लेवल पे जाके वो बैंक भी अलर्ट हो जाता है, सेंट्रल बैंक सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ये भाई ये कहाँ से, ये पैसा कहाँ से है, इसको ट्रैक किया जाए जी। तो यही इसी तरह वर्ल्ड इकोनॉमी का भी है। वर्ल्ड इकोनॉमी में मतलब आप BTC भी सेफ नहीं है। देखिए अब मुझे ये बताएं, BTC का जो नेटवर्क है ना, वो हैश रेट कौन कंट्रोल कर रहा है? माइनर्स करते हैं, बिल्कुल। वो डिसेंट्रलाइजेशन जो है ना वो आ रही है, वो जनरल पब्लिक के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, मुल्कों के लिए वो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। उसके ट्रांजैक्शन को वो कंट्रोल कर रहा है। वो आप मैं अभी बिटकॉइन में करूँ मुझे कोई नहीं, वो मुझसे डोमिनेंस हो क्योंकि मेरा रिलेवेंट नहीं है। लेकिन माइनर को उन्होंने गाइडलाइन दिया होता है, जैसे AML और ATF के भाई ये वाले ट्रांजेक्शन आपने सेंक्शन किस पे, तो बड़ा रोला भी हुआ था US में कि उन्होंने जब रशिया का सेंक्शन किया तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन वाले लोगों ने कहा कि यार बिटकॉइन भी हो गया। फिर उसने माइनर ने थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी, लेकिन समहाउ वो देख रहे हैं। देखने अगर वो नहीं ना देख रहे होते तो वो CZ को जेल क्यों करते? बैकएंड के ऊपर क्या लफड़ा था? अगर वो लफड़ा था, वो डिसेंट्रलाइज है, तो तुम्हें कैसे पता चला? देखिए CZ, अब आप ये कहानी खोलेंगे। नहीं, मैं वैसे एक नॉर्मल आम जनता की एग्जांपल दे रहा हूँ। वैसे कुछ अच्छा ये है ना कि कुछ भी पावर जो है ना, पावर वो सब कुछ सैंक्शन नहीं करती, लेकिन वो बड़ी चीज़ें स्ट्रेटेजिक मूव को सैंक्शन करती है। जैसे कि आपको अगर वो लेट सपोज आप ईरान और रशिया से ऑयल ले ले और वो सैंक्शन है ना, तो ये अब वेस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये डॉलर के अगेंस्ट, आप डॉलर सिस्टम के अगेंस्ट आप अपने आप को फ्रंट लाइन पे ला रहे हैं, और वो एक ही चीज़ को ज़्यादा वो उसके इस पे जीरो टॉलरेंस है, वो है डॉलर सिस्टम। अच्छा, हमारे पास डॉलर आ गया, फॉर एग्जाम्पल डॉलर आ गया, हम ईरान से खरीदने के लिए तैयार भी हो गए, क्या IMF नहीं, डॉलर आपके पास किस तरह आएगा? IMF देगा ना, IMF देगा। तो IMF फिर उन कंट्रीज पे सैंक्शन क्यों लगाए? सैंक्शन इसलिए नहीं लगा कि उसके साथ कोई ज्यादा दुश्मनी है, सैंक्शन इसलिए लगा कि वो डॉलर के अगेंस्ट पहले खड़े हो गए थे, उसने कोई ऐसे यकी की है कि जो US के डॉलर सिस्टम के अगेंस्ट अब उसको सजा दे रहे हैं कि मतलब तुम्हारा तेल नहीं बिक सकता, तुम्हें मैं इकोनॉमिक स्टॉप करूंगा, तुम मेरी ये बात मानो। अब उसमें तुम फैसिलिटेट कर रहे हो, उनको लाइफ लाइन दे रहे हो। हाँ, अभी क्या हुआ, उसने रशिया को सैंक्शन उठा दिया कि करो, क्यों? क्योंकि इधर आपका यूरोप मर रहा है एनर्जी क्राइसिस से। हुर्मुज़ को आपने किया तो वहाँ पे पाइपलाइन बिछा हुआ है जो बाई लैंड है, अब उसको भी तो सर्वाइवल के लिए करना है, तो उस दौरान आपने अलाउ किया कि चलो ठीक है, अब एक चीज़ है तो दूसरा चैनल तो मैं खोल दूँ ना। अभी हो सकता है ईरान से भी सैंक्शन उठा दें। सैंक्शन उठाने का मकसद वही, वो जो आपके मैंने 11 बैरल ऑयल का होना है कि वो उठा दे और टेम्परेरी बताएं कि भाई हमने नेगोशिएशन की। ये सारे स्ट्रेटेजिक एक इकनॉमिक मूव है। लेकिन इसमें देखिए इंडिया ने पहले ये डिसीजन लिया कि हम करेंगे ना आज़ाद रशिया के साथ। हाँ, तो इंडिया को किस तरह हिट किया? पाकिस्तान से हिट किया, बार 10-7 जहाज़ों की बात हो रही थी, 11 तक पहुंचा। फिर उसको हर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे उसको कहा कि अगर आप रशिया के डेड इकानमी के साथ एग्रीमेंट करेंगे, हम इंडिया को भी डेड इकानमी बना देंगे। ये उनका जो सेक्रेटरी फाइनेंस है ना, उसके स्टेटमेंट थे। उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई इंडिया ये कर रहा है, ये उसने कहा कि करने दे।
रशिया भी डेड इकानमी है और हम इसको भी डेड इकानमी बना देंगे। फिर उसके घुटनों पे ला के ना उससे कहा, उसने जब ये कहा कि हम रशिया से नहीं करेंगे, तो फिर उसने यूएस ने कहा कि हाँ भैया हम आपसे, अब फिर उसने अच्छा किया कि ये ट्रम्प, ये मोदी अच्छा है और ये स्ट्रेटेजी, ये क्योंकि वो आईएमएफ के कर्जे के नीचे नहीं थे तो उनको थोड़ा सा क्वेश्चन हासिल था। जो कंट्री आईएमएफ के नीचे है ना, वो तो एक दिन या स्टेटमेंट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो ईरान के साथ डील करे। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, जो आईएमएफ के अंडर है, मतलब उससे कर्जा मुसलसल ले रहा है वेंटिलेटर में, उनके पास तो ये सोच भी नहीं सकते ये ऑप्शन कि हम उधर से लेंगे। जिस दिन लेंगे, इमरान खान ने कोशिश की तो क्या बना, जिस दिन लेंगे वो नहीं, ये एक सिस्टम हरा की है ना, हम सिस्टम में कहाँ करें। अब देखिए चीन के पास ये लेवरेज है कि वो किसी से भी आगे, क्योंकि वो उसने वो लेवरेज पोजीशन ऐसा अडॉप्ट किया कि अब यूएस है, इसके बाद चीन है और उसका सिस्टम अलग अलग है। और वो आईएमएफ पे डिपेंडेंट भी वो आईएमएफ पे डिपेंडेंट, वो तो खुद आईएमएफ बना हुआ है, वो तो लोगों को डॉलर दे रहा है ना, ब्रिक्स के थ्रू, जो ब्रिक्स का बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। लेकिन वो फिर भी वो बॉन्ड से कनेक्टेड है, मतलब इस मनी हायरार्की में अभी भी यूएस इधर है, चाइना इधर है, हम बिल्कुल सिस्टम के बिल्कुल कोने में, तो हमारे पास ये चॉइसेस नहीं है। तो हम अगर ये लोग चीख रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, ये सिस्टम कोलैप्स कर गया, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया, वर्ल्ड ऑर्डर में फिर हम किस पोजीशन में होंगे, फिर उसी से हम करेंगे। लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहा है। अच्छा सलीम भाई, लास्ट पॉडकास्ट में ना आपने हमें बताया था कि दुनिया का जितना भी सोना है ना, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का जो सरकारी सोना है वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक में नहीं है, हमारे पास नहीं है, वो लंदन बुलियन मार्केट के अंदर पड़ा हुआ है और उसके अगेंस्ट हमें सर्टिफिकेट दिया गया। ऐसे जब मैंने आपसे पूछा कि क्यों, तो आपने कहा था कि भाई जब मेरे पास सोना होगा तो मेरे पास सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम जो होगा वो सिक्योरिटी का होगा। ऐसा ही, तो मैं उसकी सिक्योरिटी नहीं कर सकता, तो सिक्योरिटी पे खर्चा, अगर सिक्योरिटी पे खर्चा करूंगा तो मेरे पे हमला करके ले जाएंगे। ऐसे ही, ठीक है। अब एक बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन आया, जब मैंने फेसबुक पे ये रील लगाई तो नीचे एक भाई ने क्वेश्चन किया, बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने भी पढ़ा था आपने, कि अगर हम गोल्ड को सिक्योर नहीं कर सकते और हमें किसी मुल्क के अटैक का डर है, तो हम अपना न्यूक्लियर कैसे सिक्योर कर रहे हैं? इसके मैं एक लॉजिक आंसर दूंगा, एक स्ट्रेटेजिक आंसर दूंगा। मतलब लॉजिकल आंसर ये है, देखिए एटम बम का आपके मुल्क के अंदर होना ही आपकी स्ट्रेंथ है। मतलब मैंने एटम बम बनाया और यूएई में रखा हुआ है, तो ये मेरा है, मैंने बनाया, सब कुछ किया, मैं इस पे कंट्रोल मेरे नहीं, क्योंकि किसी नेशन स्टेट में है। गोल्ड का कंटेक्स्ट अलग है। देखिए उसको आपने, उसके पास आपने कहीं देखा है कि एटम बम का कोई बैंक हो या इंस्टीट्यूशन हो कि वो कहे दुनिया को ये ऑफर सर्विस दे दे कि भाई आप अपने एटम बम मेरे साथ रखें, मैं इसका एक बॉन्ड इशू कर दूंगा, जिस दिन आपको जंग के लिए चाहिए होगा मैं आपको दे दूंगा। है इस तरह कोई सिस्टम? तो जब नहीं है तो एक ही ऑप्शन है कि एटम बम को आपने घर में रखना है, लेकिन गोल्ड के लिए तो सिस्टम बना है ना। नहीं, तो जैसे हम एटम बम सिक्योर कर रहे हैं तो इसका मैं एक बात बताता हूँ ना, देखिए आप इकोनॉमिक सिस्टम में देखें, वो एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसका, एटम बम का। आपके मुल्क का सिक्योरिटी आपके अंदर होने चाहिए, तभी जाके वो आपका है, डिटरेंस आपका बन रहा है। एटम बम कोई चीज़ नहीं है चलाने वाली, इसका डिटरेंस होता है। डिटरेंस ये है कि आप साबित करें कि हाँ मेरे पास है। गोल्ड का डिपॉजिट समझे पैसों की तरह, कैश में घर में भी रख सकता हूँ और बैंक डिपॉजिट में भी रख सकता हूँ। अगर मैं फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा हूँ, मैं बैंक्स को मानता हूँ, मैं सेंट्रल बैंक को मानता हूँ, मैं उसका एक पार्ट हूँ, या तो मैं नहीं मानता तो फिर मैं रुपये को भी नहीं मानूंगा ना, रुपये भी तो उसका हिस्सा है। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को मानता हूँ और बैंकिंग से मैं डे टू डे ट्रांजेक्शन में एंगेज हूँ, फिर उसी रुपए के लिए घर में सेफ बनाना और फिर उस पर गार्ड रखना और फिर उसके ऊपर जो है ना खर्चा करना और फिर उसके साथ, मतलब क्योंकि लॉजिस्टिक के भी इशू है कि मैं ट्रांजैक्शन करूंगा तो गोड़ गधों पे लाद के इधर से उधर लेके जाओ, इसका कोई तुक बनता है? आसान लफ्जों में मैं बताऊं आपको, आप पैसा घर में नहीं रखते, पैसा बैंक में रखते हैं, और पिस्टल घर में रखते हैं, पिस्टल बैंक में नहीं रखते। पिस्टल आपकी हिफाजत करता है और पैसे की वजह से आप इनसिक्योर होते हैं। मैंने सही समझा? क्योंकि वो सिस्टम में आप लो ट्रांजैक्शन के देखिए, अभी अगर गोल्ड सेंट्रल बैंक ने बेचना है ना, अगर उसने अपना रखा हुआ है, एक कास्ट तो उसका सिक्योरिटी का है, दूसरा अगर वो कोई चीज़ लेगा तो इधर से शिप में जाएगा ना किसी दूसरे मुल्क में, फिर रास्ते में सिक्योरिटी, फिर उधर सिक्योरिटी, फिर उधर पहुंचता है नहीं पहुंचता। अब लंदन बुलियन मार्केट क्या करता था, उसमें गोल्ड शिफ्ट नहीं होता था लॉजिस्टिकली। अच्छा। आपका ओनरशिप चेंज होता, मतलब लेट सपोज आपका उसमें गोल्ड पड़ा हुआ है और मेरा भी कोई गोल्ड पड़ा है और मैं आपसे गोल्ड में ट्रांजेक्ट करना चाहूँगा, तो हम दोनों ने राइट्स भेज देते कि भाई मेरा जो गोल्ड है वो शफीक के नाम पे कर दे, तो गोल्ड उधर ही रहना था, सिर्फ ओनरशिप चेंज है। तो इसमें ट्रांजेक्शन पॉसिबल। आपने सेंट्रल बैंक ने गोल्ड को क्या चाटना है, उसने तो अपने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के। हाँ, एक चीज़ होगी, वर्ल्ड ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज रशियन के बाद आया, जब $300 बिलियन का एसेट फ्रीज हुआ ना, तो लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि अब हम इस पे, लेकिन जिन कंट्री ने कर सकता था उसने अपना गोल्ड बुला लिया,
इसमें इंडिया भी शामिल है, ब्रिक्स भी शामिल है। अच्छा, उन्होंने ले लिया। उसने गोल्ड बुलाना, इससे पहले वो भी गोल्ड रखते थे वहाँ पे। तो ये कोई इतनी बड़ी वो रॉकेट साइंस नहीं है कि मैंने कोई ऐसी, आप अब जाके सेंट्रल बैंक से पूछे, चैट जीपीटी से पूछे, आप उसे कहें उनके पास गोल्ड है, चैट जीपीटी आपको आंसर नहीं देगा और उसे कहेगा कि आप वो सेंट्रल बैंक को लेटर लिखेंगे, ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। वो बैलेंस शीट पे तो शो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल वॉलेट्स का आप पूछे इससे, चैट जीपीटी से, वो आपके कहेंगे कि नहीं, आप उससे पूछे, ये रिसर्च पर्पस के लिए आपको बताएंगे। मैंने खुद किया हुआ है, मैं तो कोई अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहा ना। आप सेंट्रल बैंक की, तो क्यों ये कॉन्फिडेंशियल रखा? वो दिखाएं ना कि मेरे ये वॉलेट से ये पुरानी जगह, या ये भी ना दिखाए, वो दिखाएं कि ये मेरे पास प्रूफ दिखा दे। नहीं है, वो कहेंगे कि हाँ ये रिसर्च, जब आप रिसर्च पर्पस के लिए उसे लेंगे वो आपको बताएंगे। कि मैंने आपको कहा कि इंडिया और ब्रिक्स भी रखता था रशिया के बाद, अब उन्होंने कॉल की गोल्ड को, इसलिए गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है कि उन्होंने गोल्ड मजीद भी एक्यूमुलेट किया और फिजिकली, लेकिन उसका भी शंघाई चाइना में वो रख रहे हैं, वो उस सिस्टम से निकल कर ब्रिक्स सिस्टम में आ रहे हैं। अच्छा, वो भी अपने कंट्री में नहीं रहेगा, उसके लिए शंघाई गोल्ड एक्सचेंज बनाया गया, वॉलेट्स बनाए गए। मतलब अगर हम उधर से गोल्ड निकालेंगे तो हम इधर घर में नहीं रखेंगे, हम उधर चाइना में रख देंगे, क्योंकि एक सिस्टम पे हमें ट्रस्ट नहीं है ना, तो दूसरे पे। तो ये लोगों को चीज़ें नहीं समझ आती। ये मैं ये नहीं कह रहा, इस पे बड़े बड़े डिप्टी डायरेक्टर स्टेट बैंक ने भी कहा कि ये झूठ बोल रहा है, मैंने देखा, लेकिन एक्चुअली वो रिसर्च करे। और मैं इसके लिए ओपनली, मैं भी अपने आप को करेक्शन के लिए तैयार हूँ। अगर वाकई में ऐसा है जो कि मेरे नॉलेज के मुताबिक नहीं है, तो मैं इस पर माजरत कर लूँगा, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने उसके बाद भी रिसर्च की, इस क्वेश्चन के बाद भी की, मुझे नहीं मिला। उसके मुझे ये मिला कि ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है और स्टेट बैंक आपको एज अ रिसर्च बेस आप उसको लेटर लिखेंगे तो बता देंगे। तो इसका क्या मतलब है? और मतलब हमारे पास दूसरी दुनिया की भी तो एग्जांपल पड़ी है ना। ये एक सिस्टम है जो कि इंटैक्ट है। मैंने जैसे आपको कहा एटम बम का बैंक नहीं है, वरना हम उधर वो भी रख देते हैं, इसका सिक्योरिटी कास्ट नहीं है, इसका नहीं है, सिस्टम नहीं है, उसके लिए गोल्ड के लिए सिस्टम बना हुआ है। अच्छा, रखने का मतलब ये है कि आप इसको, इससे जंग तो नहीं लड़ते, इससे आप रोटी खाते हैं ना। तो कोई चीज़ लेने के लिए आप बैंक में रखेंगे तो ईजिली मूवेबल है ना, बजाय इसके कि मैं अगर उधर सवाबी में बैठा हूँ, आप इधर बैठे हैं या कहीं और पर, मैं कैश के लिए मुझे फिजिकली आना पड़ेगा। इसी तरह मैं इजी पैसा पे रखा, टक आपको मैसेज आ गया, आपने चीज़ भेज दी। तो पीस में वो सिस्टम चल रहा था। ये जब रशिया का फ्रीज हुआ फर्स्ट टाइम ना, मतलब जब से ये ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के बाद कभी भी ये ट्रांजैक्शन फ्रीज नहीं हुए थे, तो लोग रख रहे थे, लोगों को ट्रस्ट था लंदन बुलियन मार्केट पे। लेकिन जिस दिन वो फ्रीज हुए, वो जब फ्रीज होने के बाद नेशन स्टेट को कहा कि जैसे रशिया के साथ हो सकता है इससे हमारे साथ हो सकता है, तो उन्होंने फिर क्वेश्चन के लिए गोल्ड को फिजिकली होल्ड करना शुरू कर दिया। इसी से वजह से गोल्ड का प्राइस सर्च कर रहा है। तो दिस इज समथिंग वेल एस्टेब्लिश चीज़, लेकिन चूंकि ये हमारी किताबों में, हमारे इकोनॉमिक्स में, हमारी चीज़ों में नहीं बताई जाती। देखिए मेरा बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट में कुछ चीज़ें मेरे पास होगी, कुछ चीज़ें किसी और के पास होगी, वो मैं एसेट में डिक्लेयर करूंगा ना। आपको कर्जा दिया तो वो लोन मेरा एसेट नहीं होगा। तो बैलेंस शीट पे तो सारी चीज़ें आ रही है, लेकिन वो फिजिकली मेरे पास एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, ये डिपेंड करती है उस एसेट के नौयत पे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सलीम भाई, आप क्या देखते हैं ये ईरान और अमेरिका की जंग का? ठीक है, हम हातमी बात नहीं कर सकते, लेकिन आप एज एन इकोनॉमिस्ट क्या देखते हैं, कब तक चलेगी? फाइनेंशियल हिस्ट्री को रैम मानूं और उसी को लेंस से देखूं, तो मैं ये चीज़ आपको ये बता दूं कि हम वो 4th क्वार्टर में एंटर हो चुके हैं, जहां पे एक लीडर ने इमर्ज होना है, क्योंकि बाईपोलर अनस्टेबिलिटी है। बाईपोलर का मतलब अब फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। अच्छा। एक वर्ल्ड ऑर्डर ने प्रिवेल होना है, उसमें जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट रहेंगे जब तक, जैसे हमने पिछले सदी में देखा था 1930 के बाद हम वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 1, लेकिन वो जंगों की नोयत अलग थी। अब हम प्रॉक्सी वार लड़ेंगे, हम वो उसमें हम आमने सामने थे डायरेक्ट, क्योंकि पिस्टल और इसका जंग था, इसका डिस्ट्रक्शन इतना नहीं था। अब ये नेशन जो बड़े प्लेयर है ना, ये आपस में नहीं लड़ सकते, इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा है, तो ये लड़ेंगे प्रॉक्सी से। वो प्रॉक्सी में ये अपने आप को डोमिनेट करेंगे, और फिर इसमें जो एंड होगा वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी से होगा। कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने साइबर सिक्योरिटी की आपकी बात की कि वो कौन सुपीरियर, उसमें एआई का बहुत बड़ा रोल है। मुझे लगता है कि ये अगला डिकेड हम जो है ना, मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर हिस्ट्री प्रिवेल करती है, अगर कुछ नया नहीं होता और इसमें बहुत, तो ये पेन वाला मुझे डिकेड लग रहा है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी वेल्थ ट्रांसफ़र और वेल्थ शिफ्ट का भी एक विंडो लेके आ रहा है। मतलब अगले 10 साल तक आप इस जंग को देख रहे हैं? मतलब एज पर द हिस्ट्री, अच्छा, एज पर प्रीवियस हिस्ट्री, हो सकता है ये इसका कंक्लूजन पहले हो जाए, लेकिन कुछ फाइनेंशियल एसेट का जो टाइम लाइन रखा गया वो भी 10-15 साल रखा गया। मतलब जो बिटकॉइन का कल्मिनेशन है 2045 का है,
इसमें 2 इवेंट अहम है, 2035 और 2045। मतलब बिटकॉइन स्टैंडर्ड वहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे 45 में 1945, ये मैं प्रीवियस लेंस को देख रहा हूँ, इसमें ऊपर नीचे हो सकती है। इसमें क्या अब यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रहा है कि अगले सदी का लीडर भी मैं बन जाऊँ, जो कि हिस्ट्री में नहीं है। ये भी एक नई चीज़ में, क्योंकि उनको पता था पहले से, वो अपने प्रिपरेशन कर चुका है। कुछ चीज़ों पे मुझे लग रहा है कि चाइना वीक है, वो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज पे आप नहीं बीट सकते। आपके स्ट्रेटेजिक, आपका चेस मूव, आपके चैनल, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका ट्रस्ट अभी भी यूएस दंदनाता फिर रहा है। हाँ। उसको कोई पूछने, वो कहता है मेरे पास सामने, और चाइना नहीं आ रहा सामने, प्रॉक्सी से लड़ रहा है। अब ये सिचुएशन ऐसी है, लेकिन इस दौरान जो फाइनेंशियल शिफ्ट है ना, उसमें पेन तो ज़रूर होगा। जैसे हमने 1935 से वो उसको देखा, ग्रेट डिप्रेशन देखा, इसमें भी ग्रेट रिसेशन आ सकता है, सप्लाई चेन शॉक होंगे तो प्राइस हाइक करेगा। अभी जब मैं आ रहा था तो आपकी स्टूडियो आने के 10 दफ़ा मैंने सोचा कि इसका तो 5,000 रुपये मैंने पेट्रोल में देना, जो कि मैं सवा भी पहुँचता था। तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक पेन हम फील करेंगे। इसमें इन्फ्लेशन भी बहुत बड़ा एलिमेंट है, लेकिन वर्ल्ड आर्डर डिपेंड करेगा कि वर्ल्ड ऑर्डर किस तरफ जा रहा है। इसमें इंडिविजुअली, और हम एक हिस्ट्री के उस विंडो में हैं 100 साल की, कि जहाँ पे हम ये चीज़ें फॉर द फर्स्ट टाइम विटनेस करेंगे, और इसमें एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज होता नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि आप अगर इस चीज़ को समझ गए तो आप अर्ली पोजीशन कर ले। जैसे मैंने कहा कि गोल्ड को भी रखे, बिटकॉइन में तो बिटकॉइन ज़्यादा रखूँगा, आप बिटकॉइन और गोल्ड को इक्वल रखें। It will prevail the system in future, and that will define the elite of the future system. तो ये अब रिकॉर्ड पे भी है, हो सकता है कि 10-15 साल ये चीज़ें हो चुकी हो और फिर हम लोगों को फिर समझ आ जाए कि भाई ये क्या बात हो रही थी। लेकिन ये मेरी ज़ाती एक हिस्ट्री के ऊपर, फाइनेंशियल हिस्ट्री के ऊपर मेरी ज़ाती, मतलब ये छोटी मोटी वॉर 10 साल तक रहेगी। एक ये जो हम मेन वॉर देख रहे हैं, ये शायद अभी इसके बाद एक और इवेंट होना है ना। इसके बाद आपका स्टेट ऑफ मलाका या ताइवान पे चाइना अटैक करेगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो 100% करेगा, अदरवाइज ये गेम उसके हाथ से निकलेगा। उनके पास 3 स्ट्रेटेजिक पॉइंट थे, यूक्रेन और रशिया, वो कर दिया, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ चोक कर दिया, अब दूसरा है ताइवान का। इसका आखिरी लड़ाई वहाँ पे लड़ी जाएगी और ये दोनों चोक होंगे, जिससे ग्लोबल रिसेशन आएगा। अब ये अनअवॉइडेबल है। अगर चाइना इस जंग से निकलता है तो फिर वो नहीं रहेगा, अगर वो, लेकिन वो लास्ट बुलेट तक ज़रूर लड़ेगा। अच्छा सलीम भाई, कुछ लोग सोचते हैं कि ट्रंप का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसलिए वो कभी कोई ट्वीट करता है, कभी कोई ट्वीट करता है। सुबह कहता है जंग बंद होने वाली है, शाम को कहता है हम ऐसी की तैसी कर देंगे। बैकएंड पे असल मुद्दा क्या है? क्या वाकई ट्रंप का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या बैकएंड के ऊपर वो पैसा बना रहे हैं? ये जो प्रेसिडेंट है ना, ये अमेरिका का, ये डिपेंड करता है कि अमेरिका किस सिचुएशन में है। मतलब 1993 में जब इन्होंने डिफीट किया, वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन हुआ और ये यूनिपोलर वर्ल्ड के लीडर बन गए, तो सारे जो है ना ग्लोबलिस्ट आ गए। प्रेसिडेंट सारे ग्लोबलिस्ट थे और वो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी और ग्लोबलिस्ट के नारे लग रहे थे। ठीक है, दुनिया के बड़े जो एनालिस्ट थे, जो कि मतलब इस चीज़ को फॉलो करते, वो कहते थे कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, ग्लोबलिस्ट होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबलिस्ट एजेंडा, पीस में ग्लोबलिस्ट एजेंडा, जब आप जंग से निकलते हैं ना तो फिर आप रिहेबिलिटेशन करते, इकानमी ग्रो करती है, और वहाँ पे ग्लोबलिस्ट ही मैटर करते हैं, क्योंकि वो फाइनेंस वाली गेम आ जाती है, डिफेंस वाली ख़त्म हो जाए, क्योंकि दुश्मन होता नहीं है, आप ही जीत चुके होते हैं। तो आपके ये जो एक लेफ्ट वहाँ पे बाई पोलर है ना, एक लेफ्ट एक राइट है ना, एक मतलब ट्रंप वाले साइड है और दूसरा वो दूसरे वाले साइड है। तो वो डिपेंड करता है कि अमेरिका की सिचुएशन क्या है। अच्छा। अभी इस वक्त वो ग्लोबलिस्ट होते तो वो क्या, वो अपने वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाते। वो दुनिया को कैसे लग रहा था कि भाई ये जो बाइडन है अब ये ग्लोबलिस्ट है, और एकदम से कहें कि नहीं ग्लोबल टैरिफ्स लगाना, टैरिफ्स ये इकोनॉमिक वैल्यू के बिल्कुल अगेंस्ट है ना, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट है, टैरिफ्स लगाते और अच्छे लगते, कभी भी नहीं। तो आपको एक ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए था कि जो लोगों को लगे कि यार अमेरिका तो खुद अपना बहुत अच्छा है, लेकिन ये आ गया एक इसमें, जैसे बंदा बच्चों में 2 बच्चे होते हैं ना, एक शरीफ होता है और एक दूसरा जो है ना झगड़ालू होता है। तो जब आपको आपकी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का मसला आ जाता है तो आपका झगड़ालू बच्चा आगे चला जाता है, वो लड़ता है, और आप आगे से कहते हैं यार इसकी ये तो मेरी बात भी नहीं मानता, ये तो दिमागी तौर पर पागल है, लेकिन आप उसको स्ट्रेटेजिकली यूज़ कर रहे होते हैं। जब पीस की नेगोशिएशन होगी तो वो फिर पीछे हटेगा, फिर आपका दूसरा वाला जो अच्छा बचा आगे होगा, वो फिर चलाएगा सिस्टम को। तो इस वक्त ये लोग जो है ना, ये असल में ना, ये फिर वही बात है कि आपको नॉलेज ये बताई जाती है कि ये जो प्रेसिडेंट है ये बिल्कुल होल सोल है, ये रात को जब सोचता है दिन को ये ट्वीट करता है, और इसके कोई पीछे कोई नहीं है, और ये बिल्कुल इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं मतलब इसके डिसीजन जो है ना वो आज़ाद है। ये डिसीजन में ये फ्री प्लान्ड है। एवरी डिसीजन अब तक जो ट्रम्प ने लिया है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत रेलेवेंट डिसीजन लिया है। मतलब मैं
मैं एक इंसेन प्रेसिडेंट से ये तवक्को करता हूँ कि अगर उससे अपने आप को बचाता है, अपने फ्यूचर को 100 साल सिस्टम में अपने आप को एंटर करता है, तो यही होना चाहिए। नहीं तो ये जो एकदम से सुबह को और ट्वीट होता है और मार्केट मैनिपुलेट हो जाती है, शाम को हाँ ट्वीट उसके होता है, देखिए मार्केट मैनिपुलेट वो देखिए आप जब एक टेस्टिंग द वाटर की चीज़ें होती है ना, मतलब लेट सपोज देखिए ऑयल प्राइस को 1970 में इतना महंगा नहीं, वो अगर महंगा करते तो ऑयल शॉक आ जाना था यूएस में। यूएस ने इससे पहले क्या किया, अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर दिया वेनेजुएला से, अपने लोकल एनर्जी से, फिर इस जंग में कूद पड़े ना। अब उसको इस शॉक का इफेक्ट नहीं है, बल्कि उसको फ़ायदा है, क्योंकि वो जब इधर से ऑयल नहीं ले तो वेस्ट को कहता है कि मेरे पास तो है ना, मैं तो डॉलर में बेच रहा हूँ, आओ मेरे से ले लो। डॉलर के थ्रू वो सिस्टम चलाना चाहते हैं, जहाँ डॉलर पे ख़तरा होगा वहाँ पे वो अटैक करेगा, जहाँ नहीं होगा वहाँ पे वो चलाएगा। लेकिन इस पूरे स्ट्रेटेजिक मूव में मुझे बज़ाहिर दुनिया को लग रहा है, लेकिन ये ज़रूरी है इस वक्त, ये एग्जिस्टेंशियल जो सुपर पावर उसका है ना, उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर वो ये अपने इस चीज़ को नहीं करता तो वो नहीं रहेगा। मैंने आपको कहा ब्रिक्स बना हुआ है, ब्रिक्स अपने आप को फुट स्ट्रांग कर रहे हैं, उसने गोल्ड अकोमुलेट किया हुआ है, उनको लग रहा है कि ये जो एशिया है ना ये हमसे जा रहा है, इसमें जो है ना इमर्जिंग वर्ल्ड साउथ बड़े बड़े लीडर बन रहे हैं, ये एक प्रेगमेंटेशन उनको नज़र आ रही है। तो इसमें ऐसा ही प्रेसिडेंट चल सकता है। और आप नहीं सोचते कि ट्रंप जो है ये क्रिप्टो के अंदर या स्टॉक्स के अंदर छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं करना चाहता? वो देखे अब उसकी अपनी ज़ाती चीज़ें तो है ना इसमें, तो अभी बड़ी वो रिपोर्ट आई है, वो भी इससे फ़ायदा उठा रहा है ना। वो क्या है कि इनसाइडर, ये देखे इनसाइडर तो हर जगह होता है ना। मैं प्रेसिडेंट हूँ ना, तो मैं एक ट्वीट करने वाला हूँ, अब ये तो मैं रेंडमली करूँ। दूसरा ये कि शफीक को मैं कहूँ कि भाई इस पर ट्रेड लगाओ, मेरी कंपनी को भी फ़ायदा दो और मैं आपको पहले से बता दूँ। तो इनसाइडिंग तो चल रही है ना, वो तो इनसाइडिंग का फ़ायदा ऑयल को ऊपर लेके जा रहे, तो उसमें भी वो तो एक मैनिपुलेशन मार्केट में एग्जिस्ट करती है। ये तो भी आपको मैं बता दूं कि ये जो बड़े मगरमच्छ है ना, आप क्रिप्टो में लोग क्यों पैसा नहीं, कभी आपने देखा है कि लोगों का, देखिए बुल रन में सारे जीनियस होते हैं, हर बंदा पैसा कमा रहा होता है, और हर ट्रेडर वो कर्ज़का से लेकर हमसे लेकर सारे हमारे सारे प्रोडक्शन काम कर रहे होते हैं। बेयर रन में मुझे कोई दिखा देना, उसके खुद के भी पैसे नहीं बनते, लोगों के पैसे भी डुबा। इसकी रीज़न ये है कि जब एक ट्रेड लेवल नैरेटिव है ना वो अलग है, डीप लेवल नेगेटिव अलग है, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। हम इसे देखते हैं कि ये जो हम ट्रेड कर रहे हैं ये रैंडम है, इसमें हमारे पीछे वो हमें वॉच कर रहा है, हमारे ट्रांजेक्शन हमें देता है, और फिर एक ब्लैक स्वान इवेंट लेके आता है और सारे पैसे ले जाते हैं। जैसे मैंने गोल्ड, मैंने आपको मिसाल दी, जैसे मैंने बॉन्ड की मिसाल दी, बाज़ाहिर तो उनको लग रहा था कि हम बॉन्ड पे यील्ड कमा रहे हैं, लेकिन वो ट्रैप था। इसी तरह ये ट्रेडिंग भी जो है ना, ये जो 5% लोग हैं ना, ये इनसाइडिंग से खेलते हैं। जब तक आप उस 5% नैरेटिव को नहीं समझते तब तक आपको नहीं समझ आएगी। और ये अनफॉर्चुनेट है कि मैं आपको बताऊं, मेरे चैनल पे इतना ट्रैफिक शायद इस वजह से नहीं है कि मैं ये जो 95% है ना इसके अगेंस्ट हूँ। मुझे कई मौके मिले, लेकिन मैंने कहता कि यार नहीं, वो एक बंदा ऐसा होना चाहिए कि, क्योंकि जब तक आप इन डेप्थ बिहाइंड द सीन गेम नहीं समझते ना, मतलब जैसे कि एक पपेट है ना, वो डांस कर रहा है, तो आइडियंस तो उसको क्रेडिट देते हैं ना, उसको नहीं देख रही कि डोरियां इसकी कौन हिला रहा है। इसके पीछे एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, एक स्क्रिप्ट के पीछे एक बंदा है जो इसके डोरी हिला रहा है। मैं इंटरेस्टेड हमेशा पर्दे के पीछे हूँ, जब तक इसके बाद आप नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा तो आप आके आइडियंस में बैठे, आप लोगों के बताएं कि ये अब जंप मारेगा, लोग तो आपको बड़ा वो ये इसको कैसे पता चला। लोगों के लिए वो रेंडम है। जब आप बिहाइंड द वेल देखते हैं तो फिर कोई भी इवेंट रेंडम नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो भी फाइनेंशियली है, जिस वारपेयर में हो रहा है ना, नथिंग इज़ रेंडम। ऊपर लेवल लोग सारे जानते हैं। हम जैसे लोगों को चूंकि बताया गया नहीं, हमारे एजुकेशन ने हमें ट्रेन नहीं किया, हमारा माइंडसेट में क्रिटिकल एंगल नहीं डाला गया, हम मेन स्ट्रीम को फॉलो करते हैं, मेन स्ट्रीम से चीज़ों को समझते हैं। मेन स्ट्रीम में कभी भी आप चीज़ों को नहीं समझ सकते। कोई भी नॉलेज हो, अगर आपने समझना है तो आपने मेन स्ट्रीम को हटा के उसका बैकएंड देखना है। जिस दिन आप बैकएंड पे जाएंगे, आपको ज़िंदगी नहीं लगानी पड़ेगी उस चीज़ को समझने में। अगर आप मेन स्ट्रीम से होके जाएंगे तो आपको ज़िंदगी लग जाएगी, आप मेन स्ट्रीम से आगे चले नहीं जाएंगे और आप कंफ्यूज ही रहेंगे। आप एक इन्फ्लुएंसर को सुनेंगे, वो कहेगा जी कि बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, दूसरा इन्फ्लुएंसर कहेगा बिटकॉइन नीचे जा रहा है। आप उस मेन स्ट्रीम के अंदर इतने कंफ्यूज रहेंगे कि आपकी थिंकिंग पावर, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर, अपनी रिसर्च पावर ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, जो आपको बता रहा है वो भी मेन स्ट्रीम है। हाँ, वो खुद मेन स्ट्रीम का शिकार है। हाँ, वो भी असल मसला ये है कि वो पॉपुलर नैरेटिव बिल्ड नहीं करेगा। अब अगर पॉपुलर, मैं किसी को कहूँ कि भाई आ जाओ मैं आपको $1,000,000 बनाऊंगा, तो सारे लोग आ जाएंगे। अगर मैं किसी को कहूँ कि आपके पैसे नहीं बनते तो कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? दैट इज लेकिन
असल हकीकत वो है जो हकीकत है, जो फैक्ट्स है। मुझे भी ये बहुत बाद रियलाइज़ हुई, मैं भी इस चीज़ के पीछे लगा हुआ था कि मेन स्ट्रीम, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुई और मैं समझता हूँ कि लोगों को अगर आपने स्ट्रेटेजिकली इन डेप्थ लेके आना है, ये सिर्फ एक नॉलेज की बात मैं नहीं कर रहा, ये आपके हर वॉक ऑफ लाइफ में एप्लीकेबल है। चाहे वो आपका मज़हब है, चाहे वो आपका एजुकेशन है, चाहे वो आपका जो मेजर जो भी डॉक्टर जो भी चीज़ें आपने ली है, उसका मेन स्ट्रीम पे आप अगर आप अच्छा दूसरी बाईपोलर से आपने राय लेना है, एक ये कि जो आप जिसमें हैं, एक आपने अपोजिट का राय, फिर आपको एक क्लियर पिक्चर समझ आती है। अगर आप एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और आप इसको फॉलो करा, फिर आप लोगों की क्रेडेंशियल देखते हैं कि मतलब मैं अगर आप मुझे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो मेरे इंट्रोडक्शन आप ये करते हैं ना कि बस ये इकोनॉमिस्ट है, ये मेरे पास ना मैं IMF का बंदा हूँ, ना मैं वर्ल्ड बैंक का बंदा हूँ, ना मैं, लेकिन अगर मैं होता तो शायद मैं इस तरह ना बोलता जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर IMF और वर्ल्ड बैंक का बंदा तो मैं इतना खुल के बोलता, मुझ पे 100 रिस्ट्रिक्शन होती। अब ये मैंने नॉलेज गेन किए विदाउट एनीवे, तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी क्रेडिबिलिटी लोग चैलेंज करेंगे कि भाई ये नेहान कहाँ से है। लेकिन सम हाउ दीज आर द फैक्ट्स जिसको मैं डेली बेस के पेश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये फैक्ट्स ऐसा ना हो जैसे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा है। सलीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने जो हमें इतना एजुकेट किया इस चीज़ का बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा भी अगर आपको कभी तंग करें तो आप तंग नहीं होंगे। मैं इसी चीज़ में देखे और मेरे पास जो चीज़ें हैं अगर लोगों को इसका फ़ायदा हो जाए तो मेरे लिए ये खुशी है। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मैंने कई पॉडकास्टें किए, लेकिन मेरा एक मसला ये है कि जो चीज़ आपकी स्किल है कि आप मुझसे चीज़ें निकाल रहे हैं और मैं उस पर मुझे खुशी हुई, तो मुझे आपके साथ खुद खुशी महसूस होती है। और मैं समझता हूँ कि इसमें लोगों को कुछ चीज़ जो फ़ायदे वाली चीज़ है वो क्लियर पिक्चर समझ आ जाए, तो ये मेरे लिए और आपके लिए शायद हमारी ये मोटो है। इंशाल्लाह। तो जनाब वाला ये थी आज की नशिस्त हमारी सलीम भाई के साथ। होप सो आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। कुछ ऐसी बातें होंगी, हो सकता है आपके ऊपर से गुजर गई हो, नो प्रॉब्लम, हमारे भी गुजर जाती थी। तो आप अपने क्वेश्चंस क्यूरीज हमारे साथ कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बिल्कुल ओपन है। आप लोग अदब के दायरे में रह के क्वेश्चन करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप लोग अदब के दायरे में रह के क्वेश्चन नहीं करते तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। हम उस चीज़ से मज़ीद रिसर्च की तरफ जाते हैं कि यार लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम उससे मोटिवेशन ही लेते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को कोई सवाल है, कोई आपको एतराज़ है, कोई आपका इख्तलाफ है, हम बिल्कुल ओपनली आपको कहते हैं कि आप अपना एतराज़, अपना इख्तलाफ हमारे से शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आने वाले दिनों में जब अगली नशिस्त करेंगे इंशाल्लाह सलीम भाई के साथ, तो हम आपके उन क्वेश्चंस को भी एड्रेस कर सकें। क्योंकि पिछली पॉडकास्ट में मुझे सिर्फ एक इंसान का अच्छा सवाल नज़र आया और उसको हमने इसमें डिस्कस किया कि अगर हम गोल्ड की सिक्योरिटी नहीं कर सकते तो हम न्यूक्लियर की सिक्योरिटी कैसे करेंगे। तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपके जहन में भी अगर कोई अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन सवाल आता है तो हम उसके लिए ऑलवेज अवेलेबल हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।